अब आते हैं देशों में देश हरियाणा। हरियाणा की स्थिति क्या है, हरियाणा में किस तरीके की परिस्थितियां हैं, उनके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं और एक एक करके दोबारा वैसे ही शुरू करेंगे, एकदम राइट फ्रॉम द टॉप। बात होगी मेथोडोलॉजी से, एकदम बेसिक्स से, और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रदीप गुप्ता जी ने बताया। नहीं, उसको जरा स्क्रीन पर हम प्लीज लगा दें, मेथोडोलॉजी करेक्ट। तो एग्जिट पोल की मेथोडोलॉजी आप देख रहे हैं, टोटल सैंपल साइज, जैसे कि प्रदीप गुप्ता जी ने बताया था, हरियाणा में 13,351, नंबर ऑफ सर्वेयर्स 42, यानी कि 42 लोग इस पूरे काम में जुटे थे एक्सेस माई इंडिया की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये सर्वे किया। 90 असेंबलीज, यानी कि पूरी 90, आप जानते हैं में भी 90 हैं, हरियाणा में भी 90 असेंबली सेगमेंट्स हैं, वो 90 की 90 को कवर किया गया है। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस सर्वे is 8,607. The margin of error is plus minus 3%, यानी कि 3% का मार्जिन ऑफ एरर है। जो जम्मू कश्मीर के भी आंकड़े दिए उसमें भी ये 3% का मार्जिन ऑफ एरर था, यानी कि ये 3% का स्विंग हो जाता है। और ये सवाल मैंने प्रदीप गुप्ता जी से पूछा था, भाई 3% में तो दुनिया इधर से उधर हो जाती है। यहां तो हिमाचल में सरकार बन गई कांग्रेस की, 0.9% आगे थे बीजेपी से, तो 3% अगर इधर उधर हो जाएगा, अगर 3% इधर उधर हो जाएगा तो गणित बदल जाएगी। ये तो एक स्थिति है जो कि बनी ही हुई है। तो ये मेथोडोलॉजी है जो आपके सामने उपलब्ध है। अब हरियाणा के केस में एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने यह पाया कि यहां पर 4 बड़े फैक्टर्स हैं। वो 4 बड़े फैक्टर्स के ग्राफिक्स हम जरा स्क्रीन पर डालते हैं। जाट, किसान, नौजवान और पहलवान, यानी कि जाट जो कि करीब 20-21% वोट शेयर है उनका, वोट शेयर नहीं मतलब उनकी आबादी है, तो वो इतने बहुल हैं। उसके बाद किसान है। आप जानते हैं ये गढ़ था किसान आंदोलन का, सिंघू बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन बिल्कुल इसी जगह हुआ, और जब हुआ तो उसका खामियाजा क्या सरकार भुगतेगी। किसानों का रोष हमने देखा है, सरकार ने किस तरीके से झेला है। नौजवान, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा रहा है हरियाणा में, तो इस बड़े मुद्दे पर हरियाणा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, जो कि बैटलिंग अ 10-year एंटी इनकम्बेंसी, वो उसको पूरा कर पाएंगे या नहीं। और चौथा यानी कि पहलवान, आप जानते हैं पहलवानों की एक अलग ही जंग थी, दिल्ली से लेकर के हरियाणा तक। उसके बाद उनमें से कुछ पहलवान आकर के अब चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनकी भी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। आइए अब आपको ब्रेकअप देते हैं और बात करते हैं हरियाणा में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और 4 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर यह सर्वे हुआ है, यह एग्जिट पोल हुआ है। और यह एग्जिट पोल क्या पाता है कि उन कैटेगरीज में किसकी पसंद, पहली पसंद कौन सी राजनीतिक दल था। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं हम जेंडर, महिला और पुरुष, उनमें पहली पसंद कौन सी पार्टी थी। प्रदीप गुप्ता जी के एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल के हिसाब से पुरुषों में, वो ग्राफिक प्लीज स्क्रीन पर डाल दीजिए ताकि उसको जल्दी से पढ़ दें, 34% बीजेपी, 44% कांग्रेस पार्टी, इनेलो और बसपा क्योंकि गठबंधन में थे तो 8% मर्द पुरुष इनेलो और बसपा को पसंद करते हैं, और 14% अन्य, यानी कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बम्पर जीत, यहां पर बढ़त कम से कम दिखाई दे रही है।
पुरुषों में, ये है मेल। अब आते हैं फीमेल यानी कि महिलाओं में। जैसे कि हमने आपको बताया जब किसान आंदोलन हुआ था तो कोई महिलाएं पीछे नहीं थी, छुपी हुई नहीं थी, वो भी बहुत ही अग्रेसिवली बोल रही थी। और यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं 42%, माफ कीजिएगा कश्मीर लिखा हुआ है, इसको हम हरियाणा कर लेंगे। महिलाओं में 42% महिलाएं कांग्रेस को उन्होंने पसंद किया है, 36% भारतीय जनता पार्टी को, 36% है वो अभी भी बीजेपी के साथ है। बीजेपी की एक चीज आप नोटिस करें, जहां भी बीजेपी हारती है वहां टोटल डेसिमेशन होने में जरा वक्त लगता है क्योंकि काडर बेस पार्टी है। तो यहां पर महिलाओं में भी आपको 36% प्रेफरेंस दिख रहा है। इनेलो और बसपा में उनकी बहुत खास रुचि नहीं है, और जो छोटे छोटे दल थे उनमें भी कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। क्या ये आगे भी इसी तरीके से चलेगा, हम देखेंगे। तो ये है मर्दों का प्रोजेक्शन जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रदीप गुप्ता जी अब हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, पुरुष और महिलाएं और उनका जो वोटिंग पैटर्न है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इसमें बड़ी बात मुझे ये लग रही है कि जिस हिसाब से महिलाएं, खासकर रेसलर जो कि महिला वर्ग से ही आती हैं, जिनके ऊपर इस तरह तमाम तरह के अत्याचार हुए और वगैरह वगैरह, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और अब वो चुनाव भी लड़ रही है जुलाना से। तो उस हिसाब से पुरुषों में बीजेपी को 34%, लेकिन महिलाओं में 36%, यानी 2% ज़्यादा वोट मिलते हुए दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो योजनाओं का लाभ वगैरह मिलता है, लाभार्थी होते हैं, उसके लिहाज से महिलाएं जो होती है वो कोर पे होती है जहां तक लाभार्थियों का सवाल है। इस वजह से उनका 36% है। अरे 2% महिलाएं ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले बीजेपी के वोट शेयर में। बस इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। और जो कांग्रेस को है वो महिलाओं में 2% कम और पुरुषों में 2% ज्यादा, क्योंकि जो विरोध होता है, जो किसान होते हैं, जो वो होते हैं, वो ज्यादा करके पुरुष होते हैं, तो उनका असर वह ज्यादा दिखता है। बिल्कुल। लेकिन 36% का मतलब ये हुआ कि और बीजेपी का वोट शेयर इससे पहले कितना था? बीजेपी का वोट शेयर इसके पहले चुनाव की बात करें 2019 के असेंबली इलेक्शन के, तो उसमें 37% वोट मिला था। तो अभी उसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी सारी डेमोग्राफी की चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको एक आइडिया मिल रहा है। लेकिन 44% जो है अभी हरियाणा के जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भी उसमें है। हाँ, लेकिन कांग्रेस का भी बिल्कुल एकदम नेक एंड नेक है। हाँ, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था। हाँ। तो नेक एंड नेक नहीं, कांग्रेस ऊपर ही थी गठबंधन को मिला ले तो, वरना 2% पीछे थी, वरना 2% ज्यादा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का 4%। पुरुष और महिलाओं का तो आपने जान लिया कि हरियाणा में कौन किसको कितना पसंद कर रहा है। यहां पर क्लियरली कांग्रेस पार्टी को एक बढ़त है, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हों, और वो 40 पार है दोनों में। 44% तक भी जा रहा है पुरुषों में, जैसे कि आप देख सकते, महिलाओं में 42%। तो ये तगड़ी और इंपॉर्टेंट लीड है। ये मायने रखेगा जब फाइनल वोट शेयर और सीट शेयर प्रोजेक्शन होगा, जिसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट, शहरी इलाके और ग्रामीण इलाके, वहां पर किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज है, उनकी प्राथमिकता और उनकी पसंद क्या है, ये सर्वे क्या कहता है? हम स्क्रीन पे चाहेंगे कि एक बार ग्रामीण या शहरी इलाका दिखाया जाए। अभी फीमेल नजर आ रहा है। ये ग्राफिक जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सारे ग्राफिकों की यदि बात करें। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण। ये आ गया रूरल ग्रामीण इलाके। 65% हरियाणा गांव में बसता है। और यहां पर प्रदीप जी आप ही समझाएं। जी, ग्रामीण इलाके यानी कि 2/3 जो है ग्रामीण में बसता है, तो उसमें बीजेपी 33 और कांग्रेस 45। आप देख रहे हैं फर्क, 12% का फर्क है। अब मैं चाहूंगा कि जरा अर्बन दिखाइए, तो आप पाएंगे पिक्चर पूरी उलट हो गई है। अच्छा, हाँ जी, जीटी रोड बेल्ट क्या अपना असर कुछ दिखाएगा? आप शहरी इलाके दिखाइए, इसमें तो जो है 12% यानी ज्यादा करके जो किसान होते हैं वो सब ग्रामीण में ही होते हैं। अर्बन देखिएगा आप, यहाँ पे बीजेपी उससे आगे निकल गई कांग्रेस से। तो 35% जो अर्बन इलाके हैं, यानी कि आपका मुख्य रूप से जिसको जीटी रोड बेल्ट कहा जाता है, जहां पर शहर बसे हुए हैं, ये 35% हरियाणा इन शहरों में है। वहां पर बीजेपी की अभी भी बढ़त है कांग्रेस के ऊपर। देखिए कि 12 वहां पे डाउन थे, लेकिन यहाँ 2 ऊपर है। आप इसका अंतर लगाइए कि 14% का स्विंग है ये।
40% बीजेपी और 38% कांग्रेस। ये बहुत बड़ी पिक्चर अब है। आप सोचिए इससे आपको क्या आइडिया लग रहा है। और अर्बन में सीटें ज्यादा हो जाती हैं। आप मानिए जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, सोनीपत, पंचकुला, ये सब में क्या होता है कि पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो सीटें ज्यादा आ जाती हैं। करेक्ट। तो उस लिहाज से भी इसको देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और यहाँ पे किसानों के मुद्दे, रेसलर के मुद्दे रिलेटिवली ग्रामीण के मुकाबले कम। बिल्कुल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आप आबादी के हिसाब से देखेंगे 35%, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली प्रदीप जी ने। आबादी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो लगेगा शहर हैं, ज्यादा तो गांव हैं, ग्रामीण इलाके हैं जी। लेकिन सीटें शहरों में ज्यादा होती हैं। और इन शहर की सीटों में अगर बीजेपी इस तरीके से बढ़त कांग्रेस के मुकाबले बनाई हुई है तो क्या एक हवा जो हमने देखी पूरे चुनाव में, एंटी इनकम्बेंसी होगी हरियाणा में, इस तरीके की जो बात थी, क्या वो कुछ हद तक डेंट कर सकती है बीजेपी और तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो सकती है? मुश्किल है क्योंकि जितनी ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं प्रदीप जी हम लोगों की द रेड माइक में, मैं आपको अपना विश्लेषण बता दूं हम लोगों का, वो बहुत क्लियरली एक चीज प्रस्तुत करती है और वो ये है कि अभी हवा बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के विरुद्ध। अब आपका सर्वे क्या कहेगा? वो बीजेपी के विरुद्ध से ज्यादा मैं कहूंगा कि थोड़ा बदलाव की लहर जिसको बोलते हैं वो है बदलाव। जो लोग क्या 10 साल हो जाते हैं, 10 साल हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा है। एक पार्टी के द्वारा, अमूमन एक चीफ मिनिस्टर के द्वारा, खासकर एक चीफ, यहां तो वो इतिहास रहा है कि 5 साल में 5 चीफ मिनिस्टर भी देखने को मिले, 3 तो मिले ही मिले। करेक्ट जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस लिहाज से ये बहुत बड़ा समय हो गया, 10 साल जो हो गए। तो रूरल में आप देख रहे हैं कितनी बढ़त कांग्रेस को हासिल है। रूरल में सीट्स कितनी है? रूरल के अंदर उसको उस लिहाज से देख पाना बहुत मुश्किल है। आप उसको 1/3 2/3 देखिए, क्योंकि रूरल को ऐसे डिमार्केशन करना बहुत मुश्किल है। अर्बन सीट के ऊपर भी रूरल इलाका लगा हुआ। करेक्ट करेक्ट। ऐसी बहुत है। अब जैसे रोहतक के आसपास आप उसको रूरल ही कहेंगे, लेकिन रोहतक गुड़गांव के आसपास तो बहुत सारे इलाके वैसे डिमार्केशन बहुत मुश्किल है पॉपुलेशन वाइज। ठीक, फेयर इनफ। तो ये हमने रूरल अर्बन देख लिया, हमने देख लिया जेंडर। आइए अब बात करते हैं जाति। हरियाणा में जातीय गणित को लेकर के इतनी 36 बिरादरी की बात हुई थी, याद कीजिए। बीजेपी पर आरोप लगा कि आपने 35 बनाम 1 कर दिया। तो जाति के आधार पर जरा आप समझाएं। अब देखिए जाति के आधार पे भी हमने दलित को, जो कि हरिजन, वाल्मीकि और एससी 3 हिस्सों में बांटा है, और उसके परिणाम देखिएगा तो आप पाएंगे कि करीब करीब हर जगह पे कांग्रेस को बढ़त हासिल है। हरिजन खासकर 5% जो आते हैं उसमें 50/20 का फर्क है। वाल्मीकि 48-28 और जो बाकी के दीगर रह गए नॉन जाटव दलित जो है वो 43-27। मुसलमान 3% है हरियाणा में, उसका आप देखिए 79.5 है। जाट जो बोलते हैं ना, जाट सबसे बड़ी चीज है। जाट यहां आप पाएंगे कि 19% एक्चुअल दिख रहे हैं, लेकिन इसमें जट सिख भी है जो अलग से हमने दिखाया हुआ है कि जट सिख कैसे वोट कर रहे हैं। जाटों के वोट में देखिए कि 11/67, केवल 11% जो है बीजेपी को और कांग्रेस को 67%। सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे खामियाजा जो दिख रहा है वो जेजेपी, आपने सवाल नहीं पूछा है कि नजर नहीं आ रही है। हाँ। जो कि गठबंधन में थी बीजेपी के साथ, 10 सीटें पिछली बार जीती थी उन्होंने और 15% वोट शेयर मिला था। हाँ। जो यहाँ इस बार हमको मजबूरी में अदर्स में शामिल करना पड़ रहा है। हाँ। जिसको कि 1% वोट मिलता दिख रहा है, 1% वोट। तो जेजेपी का मतलब ही था जाट की पार्टी जो पहले इनेलो होती थी, इनेलो से निकल के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई दुष्यंत चौटाला ने। हाँ। जेजेपी जो कि 1%, आप ये देख लीजिए उसका क्या मतलब है। आपने की पर्सनालिटीज पे हम आते और बात करते उसका इंतजार ही नहीं किया प्रदीप जी ने जेजेपी का भंडाफोड़। जाट आ गए ना, जाट आ गए तो जाट में जेजेपी और इनेलो की बात ना की जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये अपने आप में ये आंकड़ा आपको हरियाणा की गणित में एक स्नीक पीक, मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से, और ये वो राज्य हैं जहां पर जातीय समीकरण, ये सब चीजें बहुत बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। वहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बार फुल फ्रेम इसको दिखाएं। आप देखिए कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जहां पर कांग्रेस पार्टी
45 नहीं 40 से भी कम हो। हाँ, अभी हमने सेगमेंट की जो बात करी वो उस तरह के सेगमेंट डेमोग्राफी है जो बीजेपी वैसे भी इसमें अच्छा नहीं करती। हमको आगे इंतजार करना चाहिए। आगे दिखाते हैं जी, बिल्कुल। कास्ट एरिथमेटिक में आपने हरिजन, वाल्मीकि जी, अब ये देखिए ये आ गया नेक्स्ट। जट सिख चले गए वहां पे, अब उनको छोड़ के आप देखिएगा कि सैनी जो कि नायब सिंह सैनी 70-17 जिसका आपको इंतजार था, बिल्कुल। ओबीसी 24%, बहुत बड़ी संख्या, 51-32, उसके बाद ब्राह्मण 53-28। ये देखिए यहाँ पर जट को, वो तो जाट की कैटेगरी में चले गए। सभी जगह पे बीजेपी स्कोर कर रही है कांग्रेस के मुकाबले। गुज्जर की भी बात कर ले तो भी, और ओबीसी, अपर कास्ट, ब्राह्मण, सैनीस, इन सभी के सभी में। बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब कि जनरल और ओबीसीज में अभी भी बीजेपी की पकड़ बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए बनी हुई है, बनती हुई नहीं, बनाई नजर आ रही है। करेक्ट जी, करेक्ट। आप अगर इसको जोड़ दें तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है ओबीसी जी। उसका ब्रेकअप आपने जरूर दिया है, गुजर हो गए, ओबीसी सैनी हो गए, अदर्स हो गए, लेकिन अगर आप इसको जोड़ते हैं 24 + 3 + 3, इसको अगर आप जोड़ते हैं तो ये ऑलमोस्ट 30% आबादी है। हाँ, और ब्राह्मण 7%। हाँ, उसके बाद आपने अभी महाजन और बनिए नहीं लिए, तो ये करीब करीब कुल मिला के 48 के आसपास चले जाते हैं। हाँ, अपर ओबीसी की बात करें, और उसमें बीजेपी ने अपना एज बनाया हुआ है। लेकिन दूसरे तरफ जो है वो जाट, दलित, मुसलमान, ये दूसरे तरफ 50 के आसपास। मैंने एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग नोटिस की इस ग्राफिक में। एक बार मैं गुजारिश करूंगा, इससे पीछे वाला जो प्रस्तुति थी उसको दिखाइए, और उसके बाद फिर हम इस वाले पर दोबारा आएंगे। इससे पहले जो हमने दिखाया था वो, प्रदीप जी, कांग्रेस के पक्ष में जी 50, 48, 43, 79, 67, वो बहुत बड़े नंबर, ये नंबर्स बहुत बड़े हैं जी। और जब आप इसको बीजेपी, अगले स्लाइड पे आते हैं, जब बीजेपी के आप नंबर्स में देखते हैं तो जो पीक है बीजेपी का वो है 51, 53, 70 है, लेकिन वो केवल 3% है, वो सैनी है। हाँ 70 है, ऐसे नहीं, 70 है, लेकिन वो केवल 3%। करेक्ट, बड़ी बात है। और इसी वजह से नायब सिंह सैनी साहब जो मुख्यमंत्री हैं, उनके समुदाय को रिझाने के लिए आप देखिए, और उनके थ्रू लार्जर ओबीसी को रिझाने के लिए ये बीजेपी का जो प्रयास है वो कितना कामयाब होगा। ऐसे लगता है कि कम से कम जातीय समीकरण में। इसके बाद वाला ये ग्राफिक भी देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमने ओबीसी, ब्राह्मण, सैनी की तो बात कर ली, राजपूत, दूसरे जनरल लाला श्रीवास्तव वगैरह वगैरह 3, 7 और खत्री भी बड़ी संख्या में होते हैं, और महाजन। अब महाजन में देखिए जो बनिए और व्यापारी जो होते हैं वो 37/39, यानी ये लोग भी अब कांग्रेस की तरफ जा चुके हैं। भले 2% ज्यादा वोट ले रहे हैं, लेकिन ले तो रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, ये एक बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट है जिसको हम कहते हैं। और मुझे लगता है, आपको लगता है यही छोटे छोटे स्विंग हैं जो शायद बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने स्विंग की जो बात करी, मैं आपके दर्शकों को जो सबसे बड़े स्विंग की बात, जिसको रियल स्विंग कहते हैं, जो इसलिए बात कर रहा था मैं, 67% जो कांग्रेस को मिल रहे हैं जाट समुदाय में, वो 39% ऐड हो रहे हैं। वो 39% पूरे के पूरे जेजेपी से आ रहे हैं। इसीलिए वो 1 पे पहुंच गए, 15 से 1, यानी वो 14% वोट के लिहाज से यहाँ पे जुड़ रहे हैं। लेकिन प्रदीप जी, अगर जेजेपी बिखर रही है या बिखर चुकी है, हाँ, और इनेलो भी नहीं पढ़ रही है, तो इनेलो पढ़ रही है। अब मैं इनेलो पे आता हूं। इनेलो में ऐसा हुआ कि उन्होंने गठबंधन किया बीएसपी के पास, बीएसपी के साथ, तो दलितों की पार्टी। बीएसपी का लगातार रिकॉर्ड रहा है, उनको 4% के आसपास पूरे प्रदेश में वोट मिलते हैं। 4% बहुत बड़ा नंबर है। इनेलो ने उनके साथ किया, जो कि जाट की पार्टी मानी जाती। तो इनेलो और बीएसपी ने मिलके तो काम किया है, लेकिन वो 7-8% तक पहुंच पाए, जो कि जेजेपी जो थी वो 15% पे थी, तो आधे पे रह गए। और पिछले बार आप देखिए कि बीजेपी को 40 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 29 और 10 सीटें जेजेपी को मिली थी, और एनएलओ को 2 सीटें मिली थी। तो उस लिहाज से आप देखेंगे और पाएंगे एनएलओ को बीएसपी के साथ 2 अब तक की गणित से एक चीज समझ में आ रही है कि जेजेपी के चूर चूर हो जाने का लाभ पूरी तरीके से आईएनएलडी को और बीएसपी के गठबंधन को नहीं मिला है। वहां पर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस को बढ़त मिली है। इसका मतलब बहुत हद तक वो कंसोलिडेशन, जाट कंसोलिडेशन
कांग्रेस के पक्ष में हुआ है। फिर भी इनेलो और बीएसपी और इंडिपेंडेंट रिबेल्स, खासकर देखिए रिबेल वहां ज्यादा होते हैं जहां सबको संभावना नजर आती है। तो कांग्रेस के जो रिबेल हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में थे और बहुत ज्यादा संख्या में वो अदर्स का देख रहे हैं आप, उसमें देखिएगा 21%, 18%, ये बहुत बड़े बड़े नंबर हैं अदर्स के। तो उन्होंने भी कांग्रेस को बहुत हद तक डेंट किया है, लेकिन पूरी तरह डेंट नहीं किया है। बिल्कुल। आइए अब जल्दी से उम्र के बारे में बात करते हैं कि उम्र का कौन सा वर्ग 18 से 25, 25 से 40 या 25 से 35, 36 से 50, ये अपने आप को किसके पक्ष में पाते हैं। और यहां एक अलग ही कहानी देखने को मिलती है। यहां आप देखेंगे कि वही यूथ वाली बात की 18 से 25 में बीजेपी को सबसे कम 31% और सबसे अधिक मिडिल एज ग्रुप जो कि 36 से 50 है उसमें 38 यानी 7 परसेंटेज पॉइंट्स का बहुत बड़ा फर्क है। आप 18 से 25 का अंतर देखिएगा कि 31/45 फॉर कांग्रेस, यानी 14% का अंतराल है। जो नेक्स्ट यूथ में 26 से 35 में 10% रह गया और 36 से 50 में वो केवल 3% रह गया। 36 से 50 की सबसे बड़ी संख्या है 35%, और वो 35% आबादी है। बिल्कुल। लेकिन इससे एक जो बात बहुत क्लियरली समझ में आ रही है, यूथ नाराज है बीजेपी से। यूथ नाराज है बीजेपी से। अगर आप 35 साल तक लोगों को, हालांकि आपको तो प्रदीप गुप्ता जी को भी यूथ मानना चाहिए, लेकिन यूथ 35 तक अगर आप देखें तो वो देखिए कितना हाई है कांग्रेस पार्टी के लिए, और वो गैप लगभग 10% से भी ज्यादा 18 to 25 में। फिर उसके बाद वो कम होता है, लेकिन कंसिस्टेंटली कांग्रेस आगे। उसका एक और चीज मैं बता दूं, एक थोड़ा सा ऑन अ डिफरेंट नोट, और हकीकत भी यही है कि आज से 20 साल पहले जमाना बदल गया, जनरेशन शिफ्ट हो गया। घर का जो मुखिया होता था नेचुरली वो उम्र दराज बुजुर्ग होता था, वो डिसाइड करता था कि घर में प्रेफरेंस क्या होगा, कंजम्पशन, इवन पॉलिटिकल कंजम्पशन और प्रेफरेंस क्या होगा वो डिसाइड करता था। आज की डेट में यूथ है वो डिसाइड करता है कि घर के अंदर क्या होगा। उस लिहाज से आप देखेंगे तो यूथ प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट। हालांकि उनका अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखें तो वो शायद उस एज वो 15% है, लेकिन अब वो डिसीजन मेकर हो गए बहुत सारी चीजों में। बहुत सिग्निफिकेंट बात, क्योंकि सड़कों पर वो दिखता है, आंदोलन करते हुए वो दिखता है। नहीं, वो जी कंप्यूटर और वो चलाते हैं ना, तो अब जो घर के बुजुर्ग भी बोलते हैं यार इसको ज्यादा समझ है, इसको ज्यादा कर ले, इसकी बात सुनो। और प्यार मोहब्बत भी ज्यादा हो गई। कैसे जमाना बदलता है आप ये देखिए। आइए अब बात करते हैं पेशा, व्यवसाय, काम, कौन क्या काम करता है और किसकी कौन सी पार्टी पसंद है, वो प्रस्तुति अब स्क्रीन पर आपके सामने आएगी। उसके बाद सीधे चलेंगे अपने मेहमानों के पास और आपको एक एक करके हरियाणा के बारे में बहुत सारे आंकड़े प्रदीप गुप्ता बताएंगे। प्रदीप जी, इसमें मैं कहूंगा कि ये तो करीब करीब बराबर है। इसके बाद वाला ग्राफिक दिखाइए जहां पे कि फार्मर्स हैं, स्मॉल शॉप, ये होम हाउसवाइफ। इससे पहले कि हम आगे जाएं, हाउसवाइफ देखिए यहाँ पर है 21%। देखिए कम अंतर है, बहुत कम अंतर है। हाउसवाइफ जो घर में है वो बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, लीड है अभी भी कांग्रेस को। हाँ जी, 3% बड़ी ये प्राइवेट सर्विस, जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, बीच में बड़ा वहां भी देखिए वही अर्बन एरिया आ गया, वो 37-41 यानी अर्बन प्राइवेट जॉब्स जो हैं जी, यानी कि ये प्राइवेट जॉब्स जाहिर सी बात है बहुत हद तक शहरी इलाकों में होंगे नेचुरली, गुड़गांव, फरीदाबाद। वहां पर कांग्रेस पार्टी को 41% केवल 3% का अंतर है। आप अंतर के हिसाब से देखिएगा। हाँ, देखिए हर छोटी छोटी चीज प्रदीप जी, इट एड्स अप टू समथिंग मेजर। ऑफ कोर्स। हाँ, और गवर्नमेंट सर्विस में 3% लोग हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता आप थोड़ी सी बदलते हुए देख रहे हैं। हाँ जी, 39-43, 4% का। ये अदर्स में क्या क्या हुआ? क्योंकि अदर्स में तो बहुत सारे व्यवसाय होते हैं ना, ये व्यवसाय का ग्राफिक्स है तो आप प्लम्बर से लेके टेक्नीशियन से लेके सभी तरह के लोग आ गए अदर्स में, जो बाकी रह गए वो सब आ गए। बिल्कुल। आइए अब अगले स्लाइड पर चलते हैं, वो इंपॉर्टेंट। प्रदीप जी कह रहे हैं उसमें कुछ बहुत रोचक है, बिल्कुल रोचक है। अभी थोड़ी देर में उस पर जाएंगे, थोड़ी सी देर में उस पर जाएंगे। इस पर एक चर्चा और की जाए प्रदीप जी, और ये जो हाउसवाइफ्स और प्राइवेट सर्विस, अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो ये हो गया 31% जी। अब ये एक सिग्निफिकेंट वोट परसेंटेज। हाँ, सिग्निफिकेंट है। आपको लगता है पिछली बार से अगर आप तुलना करें, हाउसवाइफ्स
पिछली बार 2019 में या 2024 के मैं बताता चुनाव हूँ। में, हाँ। 19 का है, 19 पूरा का आंकड़ा है। हाँ। तो इसमें हाउस वाइफ की जहां तक बात करें तो बीजेपी का -3 हुआ है, जो कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन 41% +13 जो हुआ है वो खाते में जुड़ा है कांग्रेस के, जो कि अगेन जेजेपी से आ रहा है। क्योंकि जाट समुदाय का बड़ा वोट आ रहा है और जाट समुदाय के बड़े हाँ। जो हाउसवाइफ्स हैं वो घर में होती है और हाउसवाइफ की कैटेगरी में आती है। जो दूसरे समुदाय में ऐसा होता है वो काम पे जाते हैं तो वो काम की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब जो आप अगली स्लाइड कह रहे हैं ना, उसके हाँ। लिए थोड़ा सा दर्शकों में सस्पेंस बनाना जरूरी है, क्योंकि अच्छा। प्रदीप जी ने ये बोला है कि उसमें कुछ अलग गणित छिपी हुई उसमें है। बहुत बड़ी गणित है जी। उसकी गणित जरा रुकिए। उसकी गणित से हरियाणा का इलेक्शन तय हो जाना है। अच्छा। हाँ जी। तो फिर हमको थोड़ा सा तो भूमिका बांधनी पड़ेगी और उसमें हम जरा इंट्रोड्यूस कर दें अपने गेस्ट को, मेहमानों को। यहां पर स्वागत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर जी हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत राजकिशोर जी। ट्रैवल करते रहते हैं आप एक्सटेंसिवली हरियाणा, अलग अलग चुनाव। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब तक के जो आंकड़े आए हैं प्रदीप गुप्ता जी के, जो एक्सिस माई इंडिया पोल के, उसके हिसाब से आपको क्या समझ में आ रहा है? और ये जो मिस्टीरियस एक्स फैक्टर ग्राफिक है प्रदीप जी का, हाँ। दरअसल एक चीज तो तय है कि ये जो आंकड़े हैं वो चकित नहीं कर रहे मुझको। हाँ। कम से कम जो ग्राउंड रियलिटी जो वहाँ पर समझ में आई है, हाँ। वो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है, स्पष्ट तौर पर वहाँ पर दिखाई पड़ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल खट्टर खासतौर से, एक तो मुद्दे उनके खिलाफ थे, कोई चेहरा भी नहीं था, और जो चेहरा था वो माइनस में जा रहा था। नायब सिंह सैनी को लाया तो गया, लेकिन आखिरी दौर में अगर आप देखेंगे तो याद करिए कि वहां पर कैसे 56 दिनों की अपनी उपलब्धियां वो गिनाने लग गए थे। मनोहर लाल खट्टर लाइबिलिटी बन गए थे वहां पर। एक सीधा सा फर्क समझ में आता है। और सबसे बड़ी बात यह है संकेत जी, अगर आप एक चीज समझे, कोई जीतती हुई पार्टी जो होती है ना, और जिसका मोरल हाई होता है, वो कभी भी किसी के दबाव में आकर अपने टिकट नहीं बदलती। हाँ। अब अगर आप देखें तो आरती राव को टिकट मंडी अटेली में उनको देना पड़ा, इसी तरीके से तमाम नेताओं के पुत्र पुत्रियों को उनको टिकट देना पड़ा, और जो घर पर जाके नाराज होकर बैठा रहा था, भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट दे रही थी। तो ग्राउंड रियलिटी वो समझ रही थी। और मुझे याद है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जब यहाँ पर मीटिंग जब बुलाई तो ये कहा था कम से कम 25 कैंडिडेट हमें ऐसे लड़ाने पड़ेंगे वहां पर जो अपने बलबूते तमाम फैक्टर विरोध में होने के बावजूद वो चुनाव जीत सके। तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि उनको समझ में आ रहा था कि वहां पर सब कुछ ठीक नहीं है, और इसीलिए खट्टर साहब हटाए भी गए थे वहां पर। लेकिन इसके बाद एक उनकी उम्मीद की जो लौ जली, वो जली इस बात पे कि सबसे ज्यादा जाट वोट है, तो वहां पर जो है दलित भी बहुत ज्यादा वोट है। तो शैलजा को जिस तरीके से नेपथ्य में फेंका गया, और टिकटों के मामले में जो मैसेज गया, वो बहुत कोशिश की उसको उन्होंने भुनाने की, लेकिन वहां पर दिक्कत ये हुई कि एक बार क्या होता है कि हवा चल जाती है, एक मोमेंटम बन जाता है। उसको पलटने के लिए एक चेहरा होना चाहिए, एक क्रेडिबल फेस होना चाहिए। तो अब ये चुनाव जो है नरेंद्र मोदी के नाम पर भी नहीं हो रहा था, और जब नरेंद्र मोदी के नाम पर हो रहा तब भी 5 सीटें कम हो गई थी। तो ऐसा तो था नहीं कि मतलब अब ये तो सीधे सीधे वहां पर एक मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा था ना। और ये जो 4 का उन्होंने नैरेटिव दिया था, सबसे बड़ी बात ये थी कि इस पूरे चुनाव का नैरेटिव सेट करते जो दिखाई पड़ी वो कांग्रेस दिखाई पड़ी। चाहे वो जवान का मामला हो, चाहे किसान का मामला हो, चाहे पहलवान का मामला हो, संविधान का मामला हो, जो नतीजे आएंगे वो इन्हीं नैरेटिव के इर्द गिर्द आएंगे। बीजेपी कोई भी नैरेटिव सेट नहीं कर पाई, सिवाय एक उसने कोशिश की, वो भी कांग्रेस की तरफ से ही आया कि शैलजा बनाम हुड्डा चल रहा है, मिर्चपुर और तमाम गोहाना कांड को उठाया गया। वो हुड्डा सरकार के कार्यकाल के सबसे बड़े बदनुमा दाग थे। उसके बाद तो अशोक तंवर चैप्टर हो गया, वो भी मतलब चैप्टर हो गया 2 दिन पहले, और वो भी एक रैली 1 बजे, दूसरी रैली 2 बजे। मतलब तो संकेत अगर वो ना भी होता ना, तो भी ऐसा नहीं था कि दलित वोट कोई बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने जा रहा था, क्योंकि उनके दिमाग में भी, मैं फिर बता रहा हूँ, जाट कम्युनिटी वहां पर माहौल बनाती है। और जिस तरीके से लगातार पिछले 2-2.5 साल से पहलवान और खासतौर से, आपको लगता है माहौल बना दिया उन्होंने? हरियाणा बिल्कुल बना दिया। और मुझे याद है आपसे रेड माइक पे हमारी आपसे बात हुई थी, मैं उस समय इंडिया में नहीं था, और मैंने आपसे कहा था कि ब्रजभूषण को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, याद करिए। और वो यहाँ हो रहा है। ब्रजभूषण को चुकानी पड़ी थी कीमत, लेकिन ब्रजभूषण को उतनी कीमत नहीं, 2024 के लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में जी नहीं, उनको टिकट नहीं मिला था, लेकिन टिकट न मिलना पर्याप्त नहीं था इस चुनाव में, उसकी कीमत। वेरी इंटरेस्टिंग। प्रदीप जी, वो जो हमने भूमिका बांधी, वो स्लाइड अब स्क्रीन पर आ गया है। कुछ मेहमान भी हमारे साथ हैं, लेकिन उनके पास बस थोड़ी सी क्षण में जाएंगे। जरा वो स्क्रीन पर दिखा दें
कि वो कौन सी ऐसी स्लाइड है, ऐसी कौन सी प्रस्तुति है जो प्रदीप जी कहते हैं कि अब तक जो कांग्रेस के पक्ष में जो बात चल रही है उसमें शायद कुछ अलग हो जाए। आइए अब आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। बात हो रही थी व्यवसाय की, ऑक्यूपेशन, कौन से लोग क्या क्या। अब इसमें देखिए जो फार्मर की है, किसान, हाँ, किसान, आप अभी तक अंतर देख रहे थे प्राइवेट जॉब महिलाओं में 3% 4% का, यहाँ देखिए 24 बनाम 53 देख रहे हैं आप, 24 बनाम 53, बहुत बड़ी लीड। और ये मैं बता दूं प्लस 22% जुड़ा है फार्मर्स का कांग्रेस के खाते में पिछले चुनाव के मुताबिक, पिछले मतलब 2019 की बात करें 22% इंक्रीज इस कैटेगरी में, फार्मर्स की कैटेगरी में, और 24 बनाम 53। और दूसरा यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का खाता देखिए आप, वहां पे 33 बनाम 47, वहां पे भी उतना बड़ा फर्क तो बहुत बड़ा है वहां भी, लेकिन ये जो फर्क है इसने सारी की सारी हरियाणा में किसान के बिना क्या कल्पना कीजिएगा, गणित बदल दी। मुझे लगा जब आपने ये बोला था ना कि पूरा सब कुछ पलट जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा था कि प्रदीप गुप्ता जी के आंकड़ों में कुछ ऐसा निकलेगा कि यहाँ कांग्रेस ढीली पड़ गई या रुक गई। ये तो आपने और गाड़ी पे एकदम गाड़ी का मैंने बोला कि जो असली वजह तो नजर आ रही है, हम जो बात कर रहे हैं लगातार जवान, किसान, नौजवान, पहलवान, वो इसमें सबसे बड़ी वजह किसान है। मैं वही कहा था कि नैरेटिव जो है, जो सेट किया था कांग्रेस ने, चुनाव उसके इर्द गिर्द चलता रहा, ये नतीजे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। कुछ मेहमानों के पास चलते हैं। अदिति फडणवीस जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गई हैं, उनके पास जरा चला जाए। राजकिशोर साहब तो हैं ही, नीलांजन सरकार जी भी हैं, फेलो सीपीआर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वी कैन गो अक्रॉस टू हिम एज वेल। बट अदिति जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, अदिति जी को जरा स्क्रीन पर प्लीज दिखाएं। क्या कहेंगी आप, किस तरीके से देखती हैं आप इनको, इन नंबर्स को अभी तक? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये इसमें कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ये थोड़ा सा इल्म था कि इस तरह का रिजल्ट आने वाला है। बस सवाल ये था कि 2019 में करीब 25 ऐसी सीटें थी जहां पर मार्जिन ऑफ विक्ट्री 5000 से कम था। तो उस परिस्थिति में अगर इस बार 5000 से कम वाली सीटों पर पूरी तरह से कांग्रेस का कब्जा हो जाता है तो मेरे ख्याल से कोई उसमें शक ही नहीं है कि कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। लेकिन उन सीटों पे क्या होगा, ये एक सवालिया निशान है। इतनी गहराई से मैंने अध्ययन नहीं किया है, तो मैं ये पूरी तरह से नहीं ब्यौरा दे सकती हूँ कि कौन कौन सी सीटें थी वो, लेकिन 25 ऐसी सीटें थी जिससे कि रिजल्ट उल्टा पड़ सकता था। दूसरी बात, जाट समुदाय, जाट समाज आपस में बातचीत करके और आपस में कंसल्टेशन करके वोट देता है। मेरे ख्याल से एक बात पर जाट समाज ने पूरी तरह से ये निर्णय कर लिया था कि हम पटकनी देंगे, चाहे किसी को भी दें, लेकिन ये तो तय है कि पटकनी देनी पड़ेगी जेजेपी को, क्योंकि दुष्यंत चौटाला से उनका रोष इतना गहरा था और उनका एलिनेशन इतना ज़्यादा था। और इसका कारण भी है, जाट समाज ये कहता है कि यदि दुष्यंत चौटाला कांग्रेस छोड़ के, मतलब कांग्रेस को नहीं सपोर्ट करने वाले थे, और मैं 2019 की बात कर रही हूँ जबकि 40 सीटें आई थी कांग्रेस की, तो उस समय अगर हमसे एक तरह से बातचीत होती, हमसे कंसल्टेशन होता कि हम भाई मेरे पर सामने और चारा नहीं है, मुझे अपने अस्तित्व के लिए कांग्रेस छोड़ के उधर जाना पड़ेगा, भाजपा जाना पड़ेगा, तो जाट समाज शायद उसको माफ कर देता। लेकिन वो कहते हैं कि हमसे कोई बात नहीं हुई, वोट हमारा लिया और चले गए आप पूरे नॉन जाट गुट में, तो फिर ये तो गवारा नहीं है। बिल्कुल। तो एक चीज जाट समाज में पूरी तरह से उन्होंने निर्णय कर लिया था कि जेजेपी को हम हरा के रहेंगे और इतनी बुरी तरह से हराएंगे कि 10-15 साल तक नहीं। वो अदिति जी, वो इस एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में भी वो अब तक दिखाई दे रहा है। अभी तो जब हम वोट शेयर्स में जाएंगे, रीजन वाइज जाएंगे, और वो जहां पर वो पिछली बार अच्छा परफॉर्म किए थे वहां जाएंगे, तब और ज्यादा स्थिति स्पष्ट होगी। बट मिस्टर नीलांजन सरकार, हाउ डू यू लुक एट दिस? आई मीन, नंबर वन, कंप्लीट डेसिमेशन ऑफ द जेजेपी, नंबर वन।
Number two, the massive swing towards the Congress, particularly among the Jats, the young, the not so young, the urban, the rural, farmers. the farmer, a 22% jump for the Congress party. Unmute. Mr. Sarkar, we can't hear you. Yeah, we can hear you now. Yeah. Sorry about that. No, so look, one way to think about this is that when you were winning elections on the name of Prime Minister Modi, things were working very well for you, right? We know that the profile of the Chief Minister, Khattarji, Saini was perhaps not as high. Prime Minister Modi was a major factor in winning elections all across North India. Now, many of the challenges, when I look at the data that Pradeep ji has given us, many of the challenges the BJP faces are also challenges that we're seeing at the national level, right? So we see the gap in the youth. We see gap in mercantile communities showing up, right? In business, right? On the economy. And of course, even the farmers' protests and the rest of the protests wasn't just against the state government, but it was against the national government as well. And so I think that one of the things that we have to sort of understand is post-2024, when perhaps the BJP didn't do as well as it expected in the national election, what is going to be the implication for the BJP in many of these state elections, right? If you don't have a chief minister who can win elections just on his name or just on her name, then what is going to happen to the BJP? So it's clear, I think all of us actually spent time in Haryana. We saw the frustration with the BJP. We saw that a lot of people were going to shift to the Congress. We all saw what the Jat community was going to do, the shift away from the JJP. But one way of seeing the shift away from the JJP, and perhaps what we see with PDP in Kashmir as well, is that allying with the BJP or having been seen as allying with the BJP at this point in time is a particularly bad situation, is a particularly bad outcome for many of these third parties. And for many of these, I think that's a very important point that you're making. That all the people who allied with the BJP stare at a very bleak political future, whether it is in Jammu and Kashmir or decimation. And in the case of Haryana, I mean, absolute decimation. So ये तो चाबी बंद हो गई JJP की, उनका चुनावी सिंबल चाबी है. ये तो एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है. आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हरियाणा के रीजन्स की. 6 भाग में प्रदीप गुप्ता जी ने पूरे हरियाणा को विभाजित किया है और उसके हिसाब से सीट शेयर, ये वो लम्हा है जो अब आपको हम धीरे धीरे करके हरियाणा के नंबर अब आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उसमें भी भूमिका बांधी जाएगी, एक एक करके बताया जाएगा. प्रदीप जी, स्क्रीन पर गुड़गांव का वोट शेयर, गुड़गांव में कितनी सीटें? 11 सीटें. गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में गुड़गांव रीजन में 11 सीटें हैं और उसके हिसाब से ये जो हमने बताया हुआ है, देखिए बीजेपी को यहाँ बढ़त हासिल है 41% और कांग्रेस 40%, इनेलो बीएसपी गठबंधन 5 और अदर्स 14%. यहाँ पर बीजेपी को वोट शेयर के लिहाज से बढ़त हासिल है गुड़गांव में. पर ये अर्बन पॉकेट है, बिल्कुल मोस्टली अर्बन. और दूसरी चीज ये साउथ हरियाणा का हिस्सा है, अहिरवाल बेल्ट. ये यहाँ पे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इस रीजन में और ये बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा था 2019 में. हाँ बिल्कुल रहा था, 2019 में भी और 24 में भी लोकसभा के लिहाज से सीटें जीती. बहुत इंटरेस्टिंग. 19 में तो थी. हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि बीजेपी ऑफ द 4 ब्रॉड रीजन्स जिसमें हम लोगों ने द रेड माइक में जो रिपोर्टिंग की, उसमें हमने ये पाया प्रदीप जी कि साउथ हरियाणा में हो सकता है बीजेपी बहुत हद तक अपनी पोजीशन को रिटेन कर सके और बाकी एरियाज में हो सकता है कुछ दिक्कतें जरूर हो. और यहां पर जब आप वोट शेयर देखते हैं तो आपको लगभग एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल और द रेड माइक की ग्राउंड रिपोर्ट्स में यू सी अ सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि 41% वोट शेयर एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट नंबर है, बिल्कुल खासतौर से तब जब माहौल आपके खिलाफ हो. बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. आइए अब इसको देखते हैं कि इसका सीट में प्रोजेक्शन कितना होने वाला है 90 में से 11 सीटों में.
90 में से 11 सीटों पर एग्जैक्टली 50-50 कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। प्रदीप जी 5-5 सीटें, 5-5 इनेलो एक ले जा रही है। कहां इनेलो ज्यादा करके मुझे उम्मीद है हथनी में जो लड़ रहे हैं तैयब अली, ये सीट शायद वहां से आ रही है। और कांग्रेस की 5 कहां बढ़त होगी? सॉरी, ये जो बात कर रहा था मैं गुड़गांव की, हथनी की बात करी नहीं। 5 सीटें जो है गुड़गांव के जो चारों तरफ की जो सीटें हैं, सिटी की जो सीटें हैं वो वहां जाती हुई दिख रही बीजेपी को, और रूरल एरिया की जो सीटें हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हैं। वेरी सिग्निफिकेंट जी, वेरी सिग्निफिकेंट। 5-5 अभी मुकाबला बराबरी का है गुड़गांव रीजन की बात करें। और ये वो इलाका है जहां पर आप देख रहे थे, ये माना जा रहा था कि बीजेपी अच्छी ठीक ठाक अपना पोजीशन बना के रखेगी राजकिशोर जी, तो 5-5 तो यही हो गया। नहीं, पर आप एक चीज देखिए ना, इसमें अर्बन पॉकेट में जो वोटिंग परसेंटेज है कम है, जहां पर बीजेपी को वहां रिलक्टेंस दिखाई पड़ी, वो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। ये उसका भी एक नुकसान हुआ। और दूसरी बात है अहीरवाल की, अगर हम बात करें तो ये यूपी से बिल्कुल उलट है संकेत। यूपी में जो अहीर मतलब यादव हैं वो बीजेपी के खिलाफ एक मुश्त वोटिंग करते हैं, और यहाँ पर चूंकि जाटों और यादवों के बीच में 2 मार्शल कम्युनिटीज हैं जिनमें सत्ता की लड़ाई रहती है, तो वो गैर जाट पार्टी का जब उन्होंने पूरा वहां तमगा लिया तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। फिर एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि राव इंद्रजीत, वो जो राव तुलाराम के वंशज हैं, राव वीरेंद्र सिंह 1968 में वहां पर 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री भी बने थे, उनकी बेटी आरती राव को भी टिकट देना पड़ा इनको। तो मंडी, अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल, इन सब जगहों पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा मजबूत होती रही है। लेकिन महेंद्रगढ़ की जहां तक बात करें, वहां से रामविलास शर्मा का टिकट कटा था, तो शायद उसका भी कुछ नुकसान है, वरना यहाँ पर यह आंकड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। लेकिन यहाँ अगर यह हालत है तो मुझे लगता है कि आगे हालात कांग्रेस के लिए मतलब दोनों हाथ से ताली बजाने वाले होंगे, मैं ये कह सकता हूँ। बाकी तो प्रदीप जी बताएंगे। बाकी प्रदीप जी नंबरों के माई बाप हैं। अभी फरीदाबाद की तरफ चलते हैं, फरीदाबाद की तरफ चलते हैं। और सदन हरियाणा फरीदाबाद साउथ हरियाणा का ही एक क्षेत्र फरीदाबाद भी है। आप जानिए यहाँ पर इस इलाके में भी मेरे ख्याल से कितना 12 सीटें हैं। तो ये है वोट शेयर इन 12 सीटों पर फरीदाबाद की, जहां पर आप देखते हैं कि तुरंत 8 परसेंटेज पॉइंट्स का प्लस फर्क आ गया कांग्रेस पार्टी के लिए। बीजेपी 34% पर है, इनेलो बसपा 9 पर। अन्य, इसमें अन्य कौन कौन हुए? 15%। अन्य वही अपना जेजेपी है, और जेजेपी ने गठबंधन किया एएसपी के साथ, और छोटे छोटे सभी तरह के, जैसे मैंने कहा रिबेल इस समय बहुत है, और खासकर उनमें बड़ी संख्या कांग्रेस की है, क्योंकि लगता है उनको कि हम जीतने वाले थे। और चाहता हूँ जेजेपी की जो स्थिति आप वो तो एकदम खराब है। नहीं, वो तो ऐसा लग रहा ना, एक शेर नहीं था कि आज उतनी भी नहीं मैं खाने में जितनी छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो मतलब वो हालत कर दी जेजेपी की आपने। प्रतीश जी के पोल में आज दुष्यंत चौटाला के लिए कुछ नहीं है। दुष्यंत चौटाला अपनी चाबी ताला बंद करके दुष्यंत कुमार की गजलें गम गलत करेंगे। तो ये 12 सीटें हैं जिस पर वोट शेयर आप देख रहे हैं। इसका सीट का प्रोजेक्शन अब आएगा आपके स्क्रीन पर। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल फरीदाबाद क्षेत्र में, जहां पर बहुत सारे रिबेल हो गए थे कांग्रेस के भी, और यहां हम लोग बहुत रोए थे। 9-3 बाप, ये देखिए कांग्रेस 9, और हम जानबूझ के राजकिशोर जी गणित अभी नहीं कर रहे हैं, मैथ्स बाद में की जाएगी। ओवरऑल टोटल में 3 और 9, 3 बीजेपी के लिए, 9 कांग्रेस पार्टी के लिए, 0-2 इनेलो बीएसपी, 0-2 और जेजेपी। फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से फरीदाबाद, मेवात और पलवल। मेवात जहाँ के कि मुस्लिम माइनॉरिटी पॉपुलेशन बड़ी संख्या में, इसके लिए आप देख पा रहे हैं उसका वोट शेयर के हिसाब से खासकर बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। इवन सीट शेयर में भी वो कन्वर्ट हो रहा है। और ये डिस्पाइट रिजेंटमेंट, यहाँ पर तिगांव की सीट जैसे ले, वहां पर कांग्रेस में वहां जो प्रत्याशी नई सीट टिकट पाए वो रोने लगे। हाँ, तो इन सब चीजों को भी ओवरकम करती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है हरियाणा में इन टर्म्स ऑफ फरीदाबाद। तो ये तो फरीदाबाद का हाल है। आगे बढ़ते हैं करनाल, और अब हम धीरे धीरे उस इलाके में आ रहे हैं जहां से बीजेपी को बहुत बहुत उम्मीद लगी थी। मनोहर लाल खट्टर का करनाल। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस हैज अ स्लेंडर लीड, और ये जो स्लेंडर लीड होती है ये बहुत मायने कर देती है और बहुत फर्क कर देती है बिल्कुल सीट शेयर में। यहाँ देखिए 4 और 17, यहाँ इनेलो बीएसपी बहुत अच्छा कर रही है, 4 और 17। उसके चलते आप देख रहे हैं बीजेपी का 38 और 41 केवल 3% का फासला है। जबकि खट्टर साहब का इलाका बिल्कुल
ये इलाका होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी इज एट 41%। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के गढ़ में, प्रदीप जी, सेल लगा दी, सेंध लगाई। जीटी रोड बेल्ट में राजकिशोर जी कांग्रेस पार्टी ने सेंध लगाई है और वो होते हुए दिख रहा है। दरअसल मुझे लगता है कि इसके लिए जो इस पूरी जीत का जो नायक है कांग्रेस की, जो दिखाई पड़ रहा, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो मनोहर लाल खट्टर जी है उसमें। कांग्रेस की जीत के नायक मनोहर लाल खट्टर देख रहे हैं। वहां पर भूपेंद्र हुड्डा या शैलजा या राहुल गांधी नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मनोहर लाल खट्टर ने कार्यकर्ताओं को इतना ज्यादा निराश और नाराज किया, और जिस तरीके की उनकी छवि बनी, जैसे हम लोग के यहाँ एक डिप्टी सीएम थे यूपी में, तो उनको कहा था GFN, गुड फॉर नथिंग। अच्छा, तो वो तो डिप्टी सीएम थे, वो नहीं रहे अगली बार। लेकिन इस बार जो है यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए 9 साल जो उनको यहाँ पर बर्दाश्त किया हरियाणा की जनता ने, तो मोदी के नाम पे बर्दाश्त तो कर लिया, लेकिन निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा नाराजगी काम थी। नहीं आया, कोई गणित फिट नहीं बैठी। ये एक लीड हो गई है कांग्रेस पार्टी को, और ये वोट शेयर, सीट शेयर में करनाल में कैसे ट्रांसलेट किया इन 13 सीटों पर, ये बहुत हद तक निर्णायक होगा हरियाणा के नतीजों में। आइए आपको वो दिखाते हैं। अभी तो आपने करनाल का वोट शेयर देखा है, करनाल का सीट शेयर क्या होगा। हमारे पीसीआर के साथियों से गुजारिश रहेगी 5 और 8, यानी कि यहां भी लीड कांग्रेस को। हाँ, बट 3 सीट की लीड, 3 सीट की लीड फरीदाबाद के लिहाज से बहुत अच्छा। 2019 में कितना? 2019 का मेरे पास आंकड़ा रेडीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2 मिनट दीजिए मैं बता। नहीं, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर उल्टा भी था। हाँ? उल्टा था। तो यहां पर भी 8 सीट की लीड लेकर के कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुई है। यानी कि वो जो भी चीज जो डिवाइड कर सकती थी, जो कांग्रेस की जीत को डिवाइड कर सकती थी, वो कोई भी चीज कम से कम इन 3 इलाकों में काम आती हुई बीजेपी के लिए दिखाई नहीं दे। बाइपोलर मुकाबला हुआ है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, द्विध्रुवी मुकाबला था। बाकी जो भी कुछ हुआ, निर्दलीय तमाम जो कोशिशें थी, वो कुछ चल नहीं पाया हरियाणा। बिल्कुल। तो ये करनाल है। अब आते हैं हुड्डा जी के रोहतक में, और ये वो रोहतक है जो 2014 में भी हुड्डा के साथ था, 2019 में भी हुड्डा के साथ था, 24 में भी साथ था। अब देखते हैं कि इस बार साथ होगा या नहीं। सिर्फ 19 लोकसभा में नहीं जीत पाए, करेक्ट, रोहतक, बाकी सब 19 विधानसभा में लेकिन बिल्कुल निकाल के लेकर के गए थे। बिल्कुल। तो आपको दिखाते हैं अब जरा रोहतक में वोट शेयर आपके सामने प्रस्तुत दे रहा है है भाई वो। रोहतक को सीएम देना है। रोहतक क्या हरियाणा को मुख्यमंत्री दे रहा है, प्रदीप जी? अब देखिए, ये तो 33 और 45 आप अंतर देखिए। 12% इधर पे कोई एनएलओ वगैरह कहीं कोई चल नहीं रहा है। 12% का जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर है। और मैं तो कहूंगा कि ये जो अंतर मुझे नजर आ रहा है, ये करीब करीब सबसे बड़ा अंतर नजर आ रहा है यहाँ पे रोहतक में। सीटों के लिहाज से देख लेते हैं, 20 सीटें, बहुत बड़ा नंबर है। 20 सीट, यानी कि ये अकेले बहुत हद तक तय कर देगा। ये पॉलिटिकल कैपिटल रोहतक, बिल्कुल सही कहते हैं। बाप रे, देवीलाल को यहीं से हराते थे। 13 फॉर द कांग्रेस, भाजपा को 4। ये तो बीजेपी के लिए बहुत तगड़ी बैड न्यूज है रोहतक। बिल्कुल है। अदर्स भी यहाँ 3 पा गए। आप देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा रिबेल है, क्योंकि सबको फ्रूट जहाँ रखता है ना, जहाँ पे गुड़ नजर आता है, सब वहीं पर ही जाने की कोशिश करते हैं, और सबको सीटें चाहिए। तो उस हिसाब से रिबेल ने भी डेंट किए, फिर भी 4/13 एक तरफा 75% 25% का आंकड़ा। आपसे थोड़ी सी देर में जगदीप सिंधु साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हरियाणा को ही नोज इट लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड, और वो लगातार हमको ये बताते आ रहे थे कि ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे एक्सिस माई इंडिया का पोल अब तक जो गणित दिखा रहा है। तो रोहतक में हम देख रहे हैं कांग्रेस को एक बहुत जबरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है। हाँ, इसको मैसेकर बोल दीजिए। ये मैसिव है। और अगर अभी तो हमने वो जोर नहीं उठाया है इसको प्लस करने का। अभी हिसार बाकी है, और इसके अलावा अंबाला बाकी है। बिल्कुल, हिसार पर चलते हैं। हिसार भी जाटलैंड है, जाटलैंड हिसार, उसको जरा दिखाया जाए प्लीज स्क्रीन पर। पहले वोट शेयर और उसके बाद सीट शेयर पर जाएंगे। हिसार, टोटल सीट कितनी है हिसार में? 20 है। यहाँ भी 20, रोहतक में 20। ये दोनों इलाके बड़े हैं जाटलैंड के, और बहुत बड़े बड़ी संख्या है। 44, ये तो वहां से भी ज्यादा है। यहाँ पे वो हाँ, यहाँ 13% का फर्क दिख रहा है।
13% का गैप आपको दिख रहा है। बड़ी संख्या जेजेपी की सीटों की यहीं से आई थी। इन 20 सीटों में से के करीब रोहतक और मिला के 10 तो सीटें यहाँ जो 11% वोट शेयर देखिए अदर्स का है, अन्य हाँ, का। अन्य और का 14 इनेलो बसपा है। हाँ, वो जाट की वजह से। तो यहाँ पे देवीलाल जी का भी इलाका आता था हिसार में, बहुत सारी एलनाबाद, सीटें। रनिया, एलनाबाद, ये सब इसी में आते हैं। इसलिए एलएनओ INLD का अच्छा खासा नंबर यहाँ पर नजर आ रहा है, 14%, जो कि सबसे बड़ा नंबर जो दिख रहा है आपको। सारे हरियाणा के जितने भी रीजन हमने दिखाए उसमें सबसे बड़ा नंबर 14% आप देखिए INLD और BSP का यहीं पर है। लेकिन वो फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस की जो बढ़त है जी। 44% की लीड अपने जो मुख्य प्रतिद्वंदी, देखिए अगर क्लोज मार्जिन होता है प्रदीप जी तो यहां पर ये इनेलो के 14, अदर्स के 11, हो सकता है ये गणित बिगाड़ने में कामयाब। वही तो पिछली बार हुआ। पिछली बार तरह से गणित बिगड़ गई थी कांग्रेस की, तो कहां 29% के साथ 30 सीटें और 10 सीटें आपकी जेजेपी की थी। आइए अब आपको दिखाते हैं हिसार की 20 सीटों का सीट प्रोजेक्शन। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का सीट प्रोजेक्शन हिसार की 20 सीटों का, और वो है बिल्कुल वही रोहतक जैसे 4-13 रोहतक की तरह एकदम सेम हूबहू, यानी कि रोहतक और हिसार क्षेत्र ही अकेले कांग्रेस पार्टी को 26 विधायक दिए दे रहे हैं एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के हिसाब से। सरकार तो बन गई। हाँ, सरकार तो बन गई। अभी पता चलेगा, पता चलेगा। सस्पेंस बना हुआ है, धीरज रखिए, धैर्य रखिए। यहाँ पे देखिए एक सीट आ गई इनेलो की, एलनाबाद की, जो ट्रेडिशनल सीट है। करेक्ट, वो इनेलो को और बसपा को मिली है। हाँ। और ये 2 अन्य कौन होंगे? अब वो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की बात बाद में। ठीक है, चलिए इंडिपेंडेंस की बात बाद में करेंगे। और जल्दी से सिंधु साहब को भी यहां पर लाएंगे, उनको बिठाएंगे यहां पर ताकि उनसे भी बात की जा सके। अगला रीजन, और ये आखिरी रीजन है जिसके बाद वो ग्रैंड नंबर रिवील होगा, अंबाला क्षेत्र। कितनी सीटें हैं अंबाला? 14 सीटें, और ये आखिरी क्षेत्र है। आखिरी क्षेत्र 14 जोड़ेंगे 90 हो जाएंगी सीटें। 90 हो जाएंगी। 14 सीट्स इस रीजन में। यहां पर वोट शेयर और वो गैप वोट शेयर का यहां पर भी, हालांकि बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन देखिए तिनके से हाँ घोंसला बनेगा। 6% बड़ा वोट शेयर। हाँ, 1% में तो 6% सरकार चली जाती है। छत्तीसगढ़ का इनका मतलब था उतना बड़ा नहीं है जो रोहतक और हिसार में 12-13% का गैप आ रहा था, वो आधा है। कहां 12% और वो 6। बट ये देखिए अंत में सीट जो जीता वही सिकंदर, सीट के हिसाब से जी 43% वोट शेयर है कांग्रेस का, 37% फॉर द बीजेपी, 9% फॉर इनेलो बीएसपी और अन्य 11 पर हैं। और अब आखिरी क्षेत्र हरियाणा का अंबाला हो चुका है, उसका सीट शेयर अब आपके सामने लेकर के आएंगे। बाप रे बाप, ये कैसे हुआ प्रदीप जी? ये कन्वर्ट ज्यादा बेहतर है। कन्वर्जन ज्यादा बेहतर है। यहाँ करीबी मुकाबला है, लेकिन कन्वर्जन में 2 और 11, करीबी का मतलब है वोट शेयर मार्जिन कम होते हैं, लेकिन 2 और 11 नहीं, चूंकि यहाँ पर देखिए निर्दलीय और जो वो कुछ भी नहीं मिला है, वो कुछ भी नहीं है, इसलिए जो सीटों में कन्वर्ट में होता है बराबर। और अब आइए आपको दिखाएं हरियाणा के ओवरऑल वोट शेयर। हरियाणा का ओवरऑल पूरा वोट शेयर कितना है वो आपको दिखाएं। एक लवली, चलिए एक काम करते हैं, थोड़ी सी और भूमिका थोड़ी चर्चा हो जाए। राजकिशोर जी आइए, इससे पहले कि हम ओवरऑल वोट शेयर दें और सीट शेयर दें, क्या कहेंगे आप? नहीं, दरअसल देखिए जो सरकार तो मतलब मेरे ख्याल से छोटा बच्चा भी मैथ जोड़ के बता देगा कि ये तो कांग्रेस की लहर है। हाँ, नहीं, कांग्रेस की लहर है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस की लहर से ज्यादा हरियाणा में आमतौर पे ये देखा गया है कि 5 साल बाद ही मुख्यमंत्री बदलने के लिए वहां पर चुनाव होता रहा है। अब ये 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बाद ये वोट आया, उसके बाद ये मुद्दा इस तरीके का आ चुका है कि इसके बाद मुझे लगता है कि कुछ बचा नहीं हुआ था। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर बिल्कुल एक तरीके से उम्मीद, जिसको कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री गए, अमित शाह भी गए, सब लोग गए, लेकिन जो उनके वहां पर नेता थे वो कहीं पर एक साथ खड़े हुए दिखाई नहीं पड़े। नायब सिंह सैनी की स्थिति ये थी कि वो मनोहर लाल खट्टर की जो सफलताएं हैं, पहले कहते रहे 3 महीने तक तो वो खट्टर को रोते दिखाई पड़े, कहते रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद पता चला कि उन्होंने खट्टर को पीछे छोड़ दिया, उन्हें लगा लायबिलिटी हो रहे हैं, तो अपने चेहरे पर चुनाव लड़ना शुरू किया। और ये आपको याद होगा कि नहीं, एक बार जो चुनाव हुआ था चंद्रशेखर जी लड़े थे, 40 साल बनाम
4 महीने, तो उस तरीके की उन्होंने चीजें शुरू कर दी थी कि जैसे उन्होंने उनका जो मतलब मुकाबला खट्टर के कार्यकाल से और अपने कार्यकाल से हो गया था। और इधर चीजें एक बार होता है कि हवा जब बननी शुरू होती है किसी के भी पक्ष में तो बनती चली जाती है, और जिसका खेल बिगड़ता है उसका खेल भी बिगड़ता चला जाता है। जैसे शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि बीजेपी को लग रहा था कि वहां पर इस तरीके के कुछ मजबूत कैंडिडेट हों, 25 कैंडिडेट जो किसी भी एंटी इनकम्बेंसी की काट कर सकें अपने स्तर पर। वो मुझे लगता है कि कहने की अलग बात होती है, लेकिन जमीन पर जब चुनाव लड़ना होता है तो वो कार्यकर्ताओं की बदौलत लड़ना होता है। और वो कार्यकर्ता भी बहुत ज्यादा आपके साथ नहीं खड़े हुए थे, निराश भी थे। और वहां पर इस तरीके से जाट सेंटीमेंट्स और जो दलितों का, जाट दलित का इतना बड़ा वर्ग बन जाता है, और जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाला जो व्यापारी वर्ग था वो भी कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं था। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जो अहिरवाल की भी जब हम बात कर रहे थे तो वहां पर सेना में बहुत लोग जाते हैं वहां पर। हाँ। अग्निवीर का भी मुद्दा वहां पर बहुत बहुत बड़ा मुद्दा था। तो ये सब सारे मुद्दे ही लगभग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहे थे। हाँ। तो लेकिन इनकी सारी उम्मीद इस बात पे टिकी हुई थी कि क्या जाट चेहरा आने के बाद जो वहां पर दलित वोट है, शैलजा की अनदेखी वाला जो मामला है, हाँ। वो क्या वहां पर कुछ कर पाएगा, तो वो करता नहीं दिखाई पड़ा। ये साफ साफ नजर आ रहा है। प्रदीप जी, आपका एक विश्लेषण जिससे मतलब वो जो ग्रैंड नंबर्स रिवील करने से पहले। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं कहूँगा ना कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी है, और खासकर ऑलमोस्ट 9 इयर्स तक जब एक सीएम हो और वो सीएम भी नॉन जाट हो, और पिछले 5 साल पहले हंग असेंबली आई हो और उसके बाद भी यदि वो सीएम बने तो वो निर्णय तो वहीं हो गया। हाँ। उसके साथ साथ धीरे धीरे किसानों का मुद्दा भी आ गया, उसके बाद पहलवानों का मुद्दा भी आ गया, उसके बाद जैसे साहब ने बताया यूथ का, अग्निवीर का भी मुद्दा आ गया। तो ये सारी चीजें क्लब कर दी जाएं, एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की और ये सारे मुद्दे, तो फिर सामने क्या है और क्या नहीं है कुछ बचता नहीं है अपोजिशन पार्टी के लिए कि अब उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे राजशेखर साहब ने बताया, राजकिशोर साहब ने, कि ये पूरा का पूरा खेल, इतने सारे विषय आपके यदि अगेंस्ट हो और कुछ भी चीजें आपके फेवर में ना हो, तो ये जो पिक्चर नजर आ रही है वो नजर आ रही है। नीलांजन जी, इफ यू कैन हियर मी, व्हाट विल यू से अबाउट दीज नंबर्स? I mean, we'll have to wait, but it certainly looks like a sweep based on these data points. I mean, I think we knew going towards Rohtak, Hisar, Ambala, anyone who traveled in this belt, it's very hard to find anyone who's going to support the BJP. I think one of the things that happens in this kind of wave-like scenario is that even those people who may not be strongly supportive of either side start saying, look, I mean, they start reading the tea leaves. It's clear that Congress is going to win. It's clear that the BJP is on the back foot. And so that basically expands the strength of the wave. I think some of these numbers that we're seeing bear that out. बिल्कुल बिल्कुल। जगदीप सिंधु साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये जो जगदीप साहब जो आप आंकड़े देख रहे हैं अभी, अंबाला, हिसार, करनाल, रोहतक, गुड़गांव और फरीदाबाद, आपको लगता है कि ये पूरे हरियाणा को दिख रहा था ये होते हुए? देखिए, मैंने तो बहुत पहले बताया था हाँ कि हरियाणा में अब की बार 2005 रिपीट होगा। हाँ। और ये लोकसभा चुनाव के समय भी मैंने बता दिया था। और मुझे लग रहा था कि मैं 1987 से लगातार चुनाव देखता रहा हूँ। हरियाणा मेरी धरती है, तो हर चीज का मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वहाँ कौन किस तरह की तबीयत का आदमी है और कौन किस वक्त कैसा रंग लेगा। हरियाणा में आप देखिएगा कि जब ये तो एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट नहीं है, और जब हरियाणा में नतीजे आएंगे उस दिन बहुत से लोगों को अचरज होगा। अचरज होगा मतलब? संधू साहब, आपके हिसाब से नंबर क्या आने चाहिए? आपका आकलन। अचरज शब्द तो प्रदीप जी ने आपको घेरा है। नहीं, आपका आकलन साहब की अनुभव है, जबरदस्त अनुभव है, आप और उसके आधार पे मुझे ये लगता है कि जिस तरह की आज वोटिंग हुई है और जो ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग हो रही थी, शहरी क्षेत्रों में जो कम वोटिंग हुई, साउथ हरियाणा में खास तौर पे, तो उससे ये लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो शायद ज्यादा बाहर नहीं निकला, और विपक्ष का जो एक असंतोष का जो वोट है, आक्रोश का वोट है, वो चमके हुआ है। और
और जब इस तरह का वोट होता है तो उसमें आकलन यही कह सकते हैं कि कांग्रेस को बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा। जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि 10 के आंकड़े के भीतर निर्दलीय और ये अन्य सब छोटे मोटे दल ये सब उसमें रह जाएंगे और बीजेपी 9 से लेके 14 के बीच में रह जाएगी और कांग्रेस को 2007 वाला आंकड़ा और हो सकता है कि ये 70 भी छू जाए। 70 छू जाए तो आपके हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं? जी मुझे ऐसा लगता है। संधू साहब का ये आंकड़े में छू जाए तो बड़ी बात नहीं होगी, तो संधू साहब कुल मिला के 60 से 70 की बात कर रहे हैं। जी नहीं, मैंने 60 या 70 70 इज मतलब वो तो फिर हाईएस्ट है। हाईएस्ट हरियाणा के इतिहास में मेरे ख्याल से। नहीं, हरियाणा के इतिहास में 1987 में देवीलाल जी के समय में 81 सीटें थी, फिर भी सरकार चली गई थी। इंटरेस्टिंग कहानी, आयराम गैराम तभी शुरू हुआ था। और 2005 में 67 थी। अब की बार हो सकता है कि ये 2005 को आगे बढ़ जाए और 87 से कम रह जाएगा। आइए अब इससे पहले कि हम धर्मेंद्र जी के पास जाएं, धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत। वो समय आ गया है जब हरियाणा के एक्सेस माय इंडिया पोल का ओवरऑल वोट शेयर और ओवरऑल सीट शेयर का ग्रैंड रिवील अब कर दिया जाए। वोट शेयर पहले आएगा स्क्रीन पर, प्लीज वोट शेयर से शुरू करते हैं। हरियाणा में एक्सेस माय इंडिया का वोट शेयर बीजेपी के लिए 35%। हमने जितना आंकड़ा प्रदीप जी पिछले 1 घंटे में दिया है उसका ग्रैंड कल्मिनेशन ये है। कांग्रेस के लिए 43%। मोटा मोटा वो हर कैटेगरी हर वर्ग में आप देखिए वो घूम यहीं रहा था, 40, 41, 42, 43। किसानों में जरूर हाई था, हाँ। लेकिन वो सेटल हुआ 43%, 40s में ही घूम रहा था। 40s में घूम रहा था। बीजेपी नीचे आई है 35% पर और ये हुआ है भारी नुकसान। इनेलो बसपा 8% पर है। आम आदमी पार्टी 1.5% वोट शेयर खींच गई, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। हालांकि वो कुछ बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर पाए। गठबंधन हो भी जाता तो उसका हमने नोटा नहीं लिया। अच्छा वो भी हाई होता। नोटा 1% ज्यादा करके आजकल पूरे देश की बात करें तो 1% के आसपास रहता है। इस बार आपके हिसाब से ज्यादा हो गए यहाँ? मुझे लगता है कि शायद जो आम आदमी पार्टी है वो नोटा से नीचे रहेगी और अन्य जो पार्टियां हैं वो भी शायद। बीजेपी 1% है। आपने अभी ये सिग्निफिकेंट जो हाईलाइट ऑफ द पोल है वो नहीं बताई आम आदमी ये दिखाते हैं जरा जी। वोट शेयर जेजेपी प्लस एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी और जेजेपी ज्यादा मैटर करता है, नॉट चंद्रशेखर। 1% ये वो पार्टी थी जो कि 2019 में कितना 14.8% वोट शेयर लेकर के 10 सीटें जीती थी और सरकार में शामिल हुई थी। बीजेपी के पास थे 40, इनके 10 मिला करके सरकार बनी थी। वो 1 पे उतर आए और वो डिप्टी सीएम बने थे थोड़े दिन पहले। अभी चुनाव के पहले उन्होंने रिजाइन किया, बाहर गए गठबंधन से। और सबसे बड़ी उछल कलाना की जो उनकी खुद की सीट थी वहां पर भी डबल डिजिट में आते नहीं दिख रही है। यानी खुद दुष्यंत चौटाला डबल डिजिट में आते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है जी। और जो बात चल रही है कि जेजेपी अगर पूरे हरियाणा में 1 सीट पे जमानत बचा पाएगी तो दुष्यंत चौटाला की शायद हो सकती है। मतलब आम आदमी पार्टी और जेजेपी में कंपटीशन है, कौन ज्यादा जमानत जब्त कराता है। 1.5% आम आदमी पार्टी का दिया। मतलब यहाँ तो आम आदमी पार्टी विजेता साबित हो रही है। और आइए अब वो मौका जब हरियाणा का सीट शेयर, सीट प्रोजेक्शन, हरियाणा में कौन सा राजनीतिक दल, अगर कांग्रेस पार्टी जो एक ये अब तक हमने रीजन वाइज देखा, वो कांग्रेस पार्टी जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा लीड में थी। 26 तो जाट बेल्ट से ही ले आए, लेकिन फाइनल फिगर कहां आकर के टिका है, 90 में से कहां रुका है, उसको स्क्रीन पर अब दिखाते हैं और उसके बाद एक एक करके सब लोगों की प्रतिक्रिया ली जाए। रेंज, हरियाणा के सीट शेयर की रेंज प्रदीप जी आपने 53 to 65 दी है, यानी कि 45 से बहुत ऊपर। लोएस्ट रेंज को भी आपने 53 50 के ऊपर दिया है। इसका मतलब नंबर 1, कांग्रेस इज नॉट जस्ट फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट बट फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट बाय फार।
यानी कि सरकार बन ही नहीं रही है, बनते हुए दिख रही है हर किसी को। और उसका जो हाई रेंज है वो 65 जा रहा है, 65 डिसाइसिव। बीजेपी 18 से 28 की रेंज में है। ये बीजेपी के लिए 10 साल के बाद एक बड़ी दर्दनाक हार होगी। यानी कि 2014 में कितने लाए थे वो? 2014 में लाए थे 46 सीटें, 47, फिर एक सीट सपोर्टेड, 40, 2019 में वो 40 हुआ, 40 हुआ। वो घट के 18 से 28 की रेंज में। इस रेंज के बारे में पहले थोड़ा सा अगर आप बताएं। हाँ, अब इसमें देखिए टेंस की रेंज है, इसको हम टेंस की कहते हैं, 18 और डबल डिजिट का आंकड़ा, टेंस का और 20 का। तो आप उसको, जिसको रेंज में ज्यादा वो ना हो सरोकार, तो वो मिड पॉइंट देख सकते हैं 23 फॉर बीजेपी। ओके, तो आप कोई भी 0 की रेंज हो गई। और कांग्रेस का? और कांग्रेस 53 to 65। इसमें संधू साहब की एक बात जो 60 से 70 की बात कर रहे थे, 65 वो हायर रेंज है और लोअर रेंज है 53। उसमें इसीलिए है कि सारा इसमें लब्बो लबाज डिपेंड करेगा कि इनेलो और बीएसपी का जो वोटर होता है वो जरा साइलेंट होता है, तो वो कितना डैमेज कर पाते हैं। यदि इनेलो और बीएसपी 8% से ज्यादा वोट ले पाता है तो ये कांग्रेस लोअर रेंज की तरफ चली जाएगी, और यदि इनेलो और बीएसपी 8 से कम परसेंटेज 6% पे सिमट गया तो आप ये देखेंगे कि कांग्रेस जो है 65 और जैसे संधू साहब ने कहा 70 की तरफ भी बढ़ सकती है, 70 की तरफ भी बढ़ सकता है। लेकिन एक्सिस माई इंडिया की रेंज 53 to 65 है। इस पर एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। सिंधु साहब आपसे शुरू करेंगे, फिर राजकिशोर जी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक इनेलो की 3 से 8% की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ये 3, 3.5%, 4% भी छू पाएगा। इसमें मैं कहूंगा कि चूंकि बीएसपी जो है लगातार 4% वोट लेती है, उसका 4% वोट इंटैक्ट है। पिछले वर्ष सिचुएशन में 2% वोट लिए थे इनेलो ने अपने दम पे। अब जेजेपी का खात्मा हुआ है तो वो जो 2 और 2 4 इनेलो का और 4% बीएसपी का, ऐसे हमने आकलन किया है। यदि आपके हिसाब से ये 8 से नीचे गया तो बिल्कुल सही है आपका, ये कांग्रेस की सीटें 60 के ऊपर पक्का जाएंगी। अभी मिड रेंज जो है हमारी 59 और 60 है जी। तो इसमें जो लगता है ना, जैसे आप कह रहे हैं कि भी 2% पिछली बार लिया था और जो 4%, हाँ, इनेलो ने लिया था। देखिए, अभी जो सिनेरियो बना लोकसभा चुनाव का 19 के बाद और जो मायावती की निष्क्रियता हुई और जिस प्रकार से उन मायावती ने अब जो बैटिंग की है बीजेपी के लिए, हरियाणा में खास तौर पे इसको बड़ा नेगेटिव तरीके से देखा गया। और ये डेफिनेटली एक बड़ा फैक्टर ऐसा होने वाला है, जो बीएसपी का जो कैडर था हरियाणा में वो बहुत छिटक गया, और उसके छिटकने का प्रमाण ये है कि जो ये दल, ये जो लोग थे बहुजन समाज के, ये बहुत ज्यादा लोकसभा चुनाव में भी और अब भी ये कांग्रेस के पक्ष में आन खड़े हुए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कोशिश की इस बात को लेके, शैलजा जी वाला जो मामला उठाया और भी उस तरह की बात की, लेकिन जो ये अशोक तंवर का उस दिन मंच पे आना हुआ वो बीएसपी के वोट को और डेंट मारेगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बीएसपी और इनेलो का मिला के ये 4% भी आ जाए तो भी गनीमत। इसीलिए मैंने कहा कि ±3% जो आपकी, इसलिए ±3% की वोट, करेक्ट, इसीलिए करेक्ट। और वो वही चीज यहाँ पर इसमें दिखाई भी दे रहा है सीट परसेंटेज में। राजकिशोर जी, दरअसल आंकड़ों पर आपकी राय? दरअसल शुरुआत में ही बात कर रहे थे हम लोग संकेत जी, और ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि यहाँ पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हो रहा है, और दूसरा जो वोट, जो सीटें जो कांग्रेस के पक्ष में जाती दिखाई पड़ रही हैं, वो जाट नेतृत्व की बात तो है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही बनाना है, इसको लेकर उन्होंने तन मन धन सब कुछ लगाया, पूरी तरीके से अपनी प्रतिष्ठा लगाई साथ में, क्योंकि जिस तरीके से 10 साल में पूरी तरीके से ऐसा उनके अंदर एक भावना चली गई थी कि हमको बहुत ज्यादा कॉर्नर किया गया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पक्ष में चीजें जाती थी उसने, मैं जैसे शुरुआत में जब अहिरवाल का रिजल्ट आया था तब भी मैंने आपसे कहा था अगर यहाँ ये है तो वही था कि बिता इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो जैसे ही आगे बढ़े तो उसके बाद रोने को कुछ बचा ही नहीं उनके पास में, क्योंकि अग्निवीर जैसी योजनाएं और जो तमाम योजनाएं थी, उन योजनाओं ने जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष वाला जो वोटर था,
जो गैर जाट वोट कहा जाता था और जाटों के खिलाफ वहां पर खड़ा होता था राजनीतिक तौर पे, क्योंकि इस तरीके का वहां कोई सामाजिक संघर्ष का कोई ऐसा इतिहास नहीं है वहां पर, लेकिन राजनीतिक तौर पर सबको अपना वर्चस्व चाहिए होता है, क्योंकि लंबे समय से जाट मुख्यमंत्री वो देखते चले आ रहे थे। अब जाटों को लगा कि हमारा तो मुख्यमंत्री नहीं है, वो हुड्डा निश्चित तौर पर, मैं फिर आपको बताऊं, अगर पिछली बार भी 2019 में अगर हुड्डा को इस तरीके से खुली छूट दे दी गई होती तो शायद नतीजे उस समय भी बहुत कुछ बदल सकते थे। कांग्रेस में ही कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम चुनाव जीत ही सकते थे। इस बार कांग्रेस ने सब कुछ किया। जैसे राहुल गांधी को लगा कि वाकई ये दलित विमर्श जो वहां पर चल रहा है ये नुकसान पहुंचा सकता है, तो उन्होंने पहले मंच पर लाए और फिर ये मास्टर स्ट्रोक था जो एन टाइम पर हुआ कि भाई शैलजा के साथ अगर अनदेखी हो रही है, दलितों की अनदेखी हो रही है, तो फिर ये क्यों अशोक तंवर क्यों आ गए? किशोर जी, राजनीति में जब मास्टर स्ट्रोक और ऐतिहासिक जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत टाइम बाउंड होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका सिक्का कब चल रहा है। अगर सिक्का चल रहा है तो आपका हर कदम मास्टर स्ट्रोक साबित हो जाएगा, और जब नहीं, हिस्टोरिकल है और सब हिस्टोरिकल है, और अगर जो वोटिंग भी होती है ना वो भी टाइम बाउंड होती है, तो जिस समय टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एन चुनाव से ठीक पहले, मतदान से पहले जिस दिन समाप्त हो रहा था प्रचार, उस समय उस मंच पर आना अशोक तंवर का निश्चित तौर पर मास्टर स्ट्रोक ही माना जाएगा, कम से कम विमर्श के लिहाज से। तो जो फ्लोटिंग 2-3% वोट होता है उस पर तो एक चीज लेकिन यहाँ ये बता दें, ये दिस इज अ केस ऑफ प्रदीप गुप्ता जी स्टिकिंग हिज नेक आउट वंस अगेन, और ये एग्जिट पोल अब 8 तारीख को इसके कितने नजदीक पहुंचेंगे, इससे कितने प्लस माइनस होगा, वो भी देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल एग्जिट है, एग्जैक्ट देख लेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल 1% के आधार पर है, और जो एग्जैक्ट पोल जो रिजल्ट आता है वो 100% काउंटिंग के आधार पे आता है। फर्क देख रहे हैं, 1000 का फर्क है, बिल्कुल 0.1 यानी 1000 का फर्क। बिल्कुल। और यहाँ पर उस मतलब हिसाब इससे से। पहले मैं धर्मेंद्र जी के पास जाऊं, मैं यहाँ पर बस ये बोलना चाहता हूं, अभी कुछ दिनों से जब मेरी लगातार प्रदीप जी से बात हो रही है, मैं अभी ये चीज बोल भी रहा था, जगदीप जी, राजकिशोर जी, प्रदीप गुप्ता एक ऐसी पर्सनालिटी हैं, यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, यू कैन नॉट इग्नोर हिम। लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम आया उसके बाद भावुक व्यक्ति हैं, भावुक हुए, जब जीते, जब अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो वहां भी भावुक हुए 19 में, उस समय भी वो आपके भाव दिखे। और उसके बाद आमतौर पे ये होता है कि इतनी ज्यादा नेगेटिव कमेंट सुन करके आदमी सोचता है कि हटाओ, छोड़ो, हम कुछ और कर लेंगे, क्यों बिना मतलब ये नहीं मतलब ही नहीं बनता। हमारा जैसे मैंने बताया ना, स्पोर्ट्स लाइक, हमारे कंपनी के दीवारों पे लिखा है कल्चर मिलिट्री टाइप ऑफ फंक्शनिंग, स्पोर्ट्स लाइक थ्रिल, मिलिट्री के जैसा हम जमीन पे काम करते हैं। और आंकड़े जब आते हैं जीत और हार, अब वर्ल्ड कप में फाइनल में इंडिया हार गई अहमदाबाद के अंदर, वर्ल्ड कप फाइनल अहमदाबाद में, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में जीत गई, तो हार जीत चल सकती है। और हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है 74 इलेक्शन 11 साल में 69 स्पॉट ऑन, तो 4-5 बार जो गलतियां होती है उससे बहुत सारी सीख मिलती है। आपको लगता है कि इस बार जो आप नतीजा दे रहे हैं, इसके बाद वो सारे लोग जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे, उनको आप एक संदेश देना चाहते हैं? जैसे एक सज्जन थे प्रदीप जी, उन्होंने मुझसे कहा प्रदीप जी को ये बताते जाइएगा कि मुझे ऐसा यकीन है कि इस बार प्रदीप जी सही हो जाएंगे। नहीं, इस बार सही मतलब करीब करीब हर बार ही सही होते हैं। हाँ। लेकिन ठीक है, वो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, हमने आज तक उनकी कभी ना चर्चा की ना चिंता की। हमको ऐसा लगता है वो जो भी कुछ कहते हैं उससे हम जरूर कुछ सीख लेते हैं। बिल्कुल। और अभी थोड़ी देर पहले प्रदीप जी ने बताया कि उन्होंने अपनी मेथोडोलॉजी में और अपने तरीके में 2024 के लोकसभा के नतीजे के बाद बदलाव क्या क्या किए, और वो बदलाव के चलते ये एग्जिट पोल जम्मू कश्मीर का और हरियाणा का आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। धर्मेंद्र जी के पास चलते हैं। धर्मेंद्र जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, आपको बहुत देर इंतजार कराया, क्योंकि हम लोग यहीं पर चर्चा में लग गए। आप तो जानते ही हैं पत्रकारों की आदत होती है बड़बोला होने की। लेकिन धर्मेंद्र जी, आपका विश्लेषण। हाँ, हम तो साकेत जी जब जेसीबी चल रही हो, खुदाई कर रही हो, तो घंटा तो उसको भी देख लेते हैं खड़े खड़े। हरियाणवी मौज, बहुत बढ़िया। हाँ, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोगों को तो सुन ही लेंगे। और वैसे प्रदीप गुप्ता जी से मैं पहली बार इनको देख रहा हूँ। और प्रदीप जी, एक बार एक आदमी झोली में कुछ सामान लेके जा रहा था जी, और सामने से आप जैसा कोई विद्वान आदमी आ गया, तो उसने बोला क्या ले रहे हैं,
बोला अगर ये तू बता देगा इसमें मैं केले रहा हूं तो मैं 10 की 10 गाजर तुझे दे दूंगा। तो इस बार ये जो आपका पोल प्रेडिक्शन है ये आपका 100% खरा उतरेगा, क्योंकि पूरे हरियाणा तो बात पता है जो आप बता रहे हो। अच्छा जी। इसमें कोई बताने की बात नहीं है बिल्कुल भी, ये सबको पता है। और इस बार आपका पोल प्रेडिक्शन आपका ही नहीं, आपके सारे साथी जितना पोल प्रेडिक्शन दिए ऑलमोस्ट सबके खरे उतरने वाले हैं जी। और हम लोगों ने रेडियो सुन के घड़ी मिलाई हुई है बचपन में। जी बिल्कुल। तो हमको लोग हैं जो ट्यूनिंग सेट करते हैं लोगों के साथ। हरियाणा 4 घंटे में आप डबवाड़ी से लेके और आप नारनौल नाप के दिल्ली पहुंच जाओगे जी। मतलब इतना छोटा सा स्टेट है ये जी। और बहुत ज्यादा टिपिकल यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेटेड विचारधारा के लोग नहीं मिलते हैं जी। यहाँ सिंपल लोग मिलेंगे, या तो हाँ है भाई या नहीं तो ना है, 2 ही चीज करते हैं हम, कोई चीज नहीं करते, बीच में नहीं घुट के रखते। तो जब 2014 में बीजेपी हरियाणा में पहली बार आई थी तो बीजेपी सवार होकर आई थी नरेंद्र मोदी जी के कंधों पे। उससे पहले बीजेपी कभी यहाँ 10 सीटों से के बराबर भी नहीं पहुंची, 2 सीट 4 सीट 6 सीट 7 सीट ये रहे। हरियाणा में ज्यादातर जो मुख्यमंत्री थे वो कृषक जातियों से आते थे और हरियाणा में जो जाट और नॉन जाट का जो कॉन्सेप्ट आप लोग सुनते आए हैं ये नया नहीं है, 1920 से चला रहा है। आपको हैरानी होगी कि जो मुख्यमंत्री थे हमारे चौधरी भजनलाल जी, उन्होंने जाट नॉन जाट को बहुत हवा दी और वो खुद एक जाट थे, बिश्नोई उनका पंथ था, लेकिन उनको शूट किया तो उन्होंने अपना नॉन जाट की राजनीति शुरू की। लेकिन 2014 में जब बीजेपी आई और बीजेपी आने के बाद जो पंजाब पार्टीशन के समय जो विस्थापित लोग थे उनमें से जब उनके समाज से एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया तो हरियाणा में अजीब किस्म की हलचल हुई। अजीब किस्म की हलचल ये हुई कि लंबे समय तक मुख्यमंत्री देखते आ रहे थे, उन चेहरों से अलग थे मनोहर लाल जी, और उस सरकार में बहुत सारे मंत्री ऐसे थे जो अपने एरिया के दिग्गज थे और वो 2014 से 2019 का जो कार्यकाल है वो काफी हद तक हरियाणा का एक ठीक ठाक सरकार उसको माना जा सकता है। इसलिए जब 2019 के चुनाव आए तो बहुत सारे लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाए कि हरियाणा में होने वाला क्या है। तो ये जो पोल प्रेडिक्शन एग्जिट पोल हैं ये 75 पार बीजेपी को ले जा रहे थे ऑलमोस्ट सारे। कांग्रेस ने कभी आप डिफर करता हूं, कंप्लीट कीजिए सॉरी कंप्लीट कीजिए आप। तो 2019 में सारे पोल प्रेडिक्शन हरियाणा में फेल हो गए सर। 40 सीट पे बीजेपी अटक गई, 30 सीट कांग्रेस की आई और 10 सीट जेजेपी की। जिस टाइम 10 सीट जेजेपी की आई उस समय दुष्यंत चौटाला हरियाणा के कृषक समुदाय की जातियों के बीच एक हीरो की तरह काम करते थे। वो एक मास लीडर बन चुके थे, चौधरी देवीलाल की छवि लोग उनमें देखा था। और जब उन्होंने 75 पार का नारा देने वालों को जमुना पार करने की बात कही थी तो उनकी जनसभाओं में तालियां बज रही थी। लेकिन जब उन्होंने सरकार के साथ तालमेल किया, गठबंधन में सरकार बनाई, उसके बाद हरियाणा का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बिल्कुल बदल गया। उसी समय लोगों के दिमाग में एक बात घर कर गई कि हमें वोट नहीं बांटना है अपना। अब ये देखिए कि जो 2024 में आपको दिखाई दे रहा है इसकी तैयारी 2019 से हरियाणा के लोग कर रहे हैं। बीजेपी तभी चुनाव जीतती है जब उनके अलावा 2 और पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। ट्रायंगुलर चुनाव में हरियाणा में बीजेपी चुनाव जीत जाती है, लेकिन जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो बीजेपी की रूट्स नहीं है हरियाणा में। जी बिल्कुल। बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान, जितनी भी सरकारों के आप नाम लेते हैं वहां बीजेपी पुराने समय से मुख्य पार्टी रही है। हरियाणा में तो बीजेपी गमले में लगाया गया एक ऐसा पौधा है जो ड्राइंग रूम में 10 साल से रखा हुआ है, वो बाहर की हवा नहीं चल। तो 2024 में ये जब टेस्ट हो रहे हैं तभी ये सारे पोल प्रेडिक्शन आपको जिताएंगे, ये बिल्कुल सही और सच साबित हो रहे हैं। लेकिन हरियाणा को जो बहुत गंभीरता से जो लोग समझते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या जो लोग थोड़ा बहुत जमीनी स्तर पे काम करते हैं, 10 साल में बीजेपी ने कुछ काम किए हों न किए हों,
बीजेपी ने कास्ट समीकरण जरूर बनाए हैं, और वो कास्ट समीकरण का ये हरियाणा एक प्रयोगशाला है, और उसका जो लिटमस टेस्ट है वो अब हो रहा है। अगर आप केवल दैनिक भास्कर का एक विज्ञापन देख लें जो बीजेपी ने इस चुनाव में चलाया है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बीजेपी कास्ट का किन स्तर पे काम कर रही थी, कास्ट को जोड़ने के लिए। बहुत सारी कास्ट को उन्होंने, जातियों को अपने साथ जोड़ा है, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उनको आइडेंटिफाई किया है और उनको पर्सनल लाभ भी पहुंचाए हैं। और आरएसएस और बीएसपी के स्तर पे छोटी छोटी मीटिंगें करके उनको ये बताया गया है कि पिछले बहुत सालों से तुम्हारे ऊपर फलां जाति राज कर रही है, अब तुम्हारा टाइम आ गया। उसका ये एक लिटमस टेस्ट है। अगर ये फॉर्मूला काम करता है तो किसी भी सूरत में कांग्रेस की जो सीटें हैं, मैं 51 से ऊपर नहीं मान रहा हूं, और फिर बीजेपी की सीटें भी 30-35 आ सकती हैं। और अगर इस फॉर्मूले ने काम नहीं किया तो आप ये यकीन मानिए कि ये जो डाटा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये 70 से पार जाएगा सर, इसको कोई नहीं रोक रहा, और बीजेपी सिंगल डिजिट में रहेगी। दोनों संभावनाएं आपने सामने प्रस्तुत कर दी हैं धर्मेंद्र जी। एक बार जरा धर्मेंद्र जी की बहुत बड़ी रेंज है, सिंगल डिजिट से लेके 35 तक। हाँ, वैसे ये है धर्मेंद्र जी, आपने तो पूरा मतलब पूरी रेंज ही कवर कर दी। दूसरा, मैं धर्मेंद्र जी की पूरी बातों से सहमत हूं। बस एक बात, 2019 असेंबली इलेक्शन पिछले बार के हरियाणा में एक्सिस माई इंडिया ने अपना प्रेडिक्शन नेक्स्ट डे लेके आया, और उसमें बीजेपी की 40 सीटें और कांग्रेस की 30 सीट बताई। उसके बाद हुड्डा जी उठ के तुरंत चैनल और कैमरे के ऊपर आ गए, और हमारा ये जो प्रेडिक्शन था, आपको बता दूं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का केस स्टडी बना, जो कई बार पढ़ाया जा चुका है क्लासरूम में HBS के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में। इस बार फिर 6 तारीख को जो है, यानी कि कल, फिर से पढ़ाया जाएगा बोस्टन अमेरिका के अंदर क्लासरूम में हरियाणा का प्रेडिक्शन। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब जी। मैं आपको इसकी प्रेडिक्शन के लिए बधाई देता हूं, लेकिन हम तो गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़े हुए बच्चे हैं जी। नहीं, हम भी वहीं पढ़े जी, हम भी वहीं पढ़े, और कहीं नहीं पढ़े, गवर्नमेंट में ही पढ़े। तो हम खाकी पैंट और सफेद शर्ट पहन के ही पढ़े। हम तो ये देखते हैं 1000 रुपए में 10-100 के कितने नोट हैं। हाँ बिल्कुल, आप नोट देखिए सर, बहुत काम की चीज तो वही है। आइए चर्चा थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सिंधु साहब, ये जो रेंज है, मुझे लगता है मोटा मोटा सब लोग हरियाणा को लेकर के एक दिशा में बात कर रहे हैं, और वो दिशा एकदम साफ है। 50 से तो आगे ही है हिसाब किताब, है ना, 90 में से। मैं आपसे जानना चाहता हूं वो कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो देखने वाली होंगी अक्टूबर 8 को, किन चीजों पर ध्यान रखा जाए, नतीजे जब आएंगे कौन से ध्यान रखा जाए, किस समुदाय पर ध्यान रखा जाए, क्या चीज देखने लायक होगी? वैसे तो जब ये नतीजे आएंगे तो बहुत ऐसे पक्ष हैं जिनको अपन इग्नोर नहीं कर सकते, कोई भी इग्नोर नहीं कर पाएगा। इसमें सबसे पहली बात तो ये होगी कि जो दक्षिण हरियाणा जैसे गढ़ माने जाते हैं, जो बीजेपी के गढ़ हैं, पहले तो उनको देखना पड़ेगा कि उन बीजेपी के गढ़ में उनकी परफॉर्मेंस क्या रही और क्या उन्होंने हासिल किया, क्या प्राप्तियां उनकी हुई। दूसरा, इसमें देखा जाएगा कि जो उनकी प्राप्तियां हुई उसमें मार्जिन कितने रहे, जो विनिंग के मार्जिन कितने रहे अगर उनकी प्राप्तियां होती हैं। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक चीज है देखने की हरियाणा में। उसके बाद ये देखा जाना चाहिए कि जो महिला आधी आबादी है उनका परसेंटेज पार्टिसिपेशन और उनका इम्पैक्ट क्या रहा, वो मेजर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि विनेश फोगाट का जो एक इशू रहा और महिला अस्मिता का जो इशू है, वो आगे आने वाले समय में जो महिलाओं की मनोस्थिति है और जो हरियाणा में वो जो साइकोलॉजी है वो उसको डिफाइन करेगी, तो उसको मेजर करना भी बहुत आवश्यक है। उसके अलावा अगर हम कहें तो कांग्रेस में किन किन पॉकेट्स में कांग्रेस वीक रही और वहां किस कारण से वीक रही। अब आप देखिए कि 2019 में करीब 9 सीटें ऐसी थी जो 1000 के मार्जिन से कम से कांग्रेस हारी थी। अच्छा, 9 सीटें ऐसी थी जो 1000 से कम मार्जिन में कांग्रेस हारी थी, और कुल 16 सीटें ऐसी हैं जो 2000 से कम के मार्जिन में कांग्रेस हारी थी।
अब की कांग्रेस अगर कोई सीटें लूज करती है तो वो कितने मार्जिन से लूज करती, किन किन पॉकेट्स में लूज करती, उनके क्या कारण, और वहां कास्ट इक्वेशंस क्या रही, ये देखना होगा। उसके अलावा ये देखना होगा कि जो पूरे नतीजे आते हैं उसमें कास्ट वाइज जो सामाजिक ध्रुवीकरण का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में अप्लाई किया, क्या उसको ध्वस्त होते देखेंगे हम? क्या वो कहीं एडजस्ट करता है किसी भी एक मात्रा में, या वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट है देखना। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। प्रदीप जी, मुझको आप ये बताइए कि 8 अक्टूबर को आप क्या करेंगे? 8 अक्टूबर को मैं 8 अक्टूबर अपने खुद के हाँ परिणाम का इंतजार करूंगा। हाँ, और उसके बाद 8 अक्टूबर को प्रदीप गुप्ता जी डांस का विचार रखते हैं या कुछ देखिए, और? मैं वही कह रहा हूँ कि वो एक इमोशनल मैटर है। हाँ। कभी खुशी कभी गम, बिल्कुल। और ये जीवन का अर्थ है। हाँ। और उसके अनुसार हम चलते हैं। उसमें कहीं बहुत ज़्यादा बहुत कम वो सब चीज़ें नहीं होती हैं जो लोग उसके दूसरे मायने निकालने हाँ। की कोशिश करते हैं। हाँ। एक ये खुशी का इजहार है और इसके अलावा कुछ बिल्कुल। नहीं। उस इजहार को भी हम बड़े नियमित दायरे में भी करते हैं और मज़ा करते हैं। सब लोग एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। हम अपने अचीवमेंट देखते हैं कि हमने यदि सक्सेस हासिल की है अपने 0.1% के सैंपल साइज के ऊपर, और लोगों ने मेहनत करके जैसे आपने बताया देखा कि करीब करीब 8 से 9,000 किलोमीटर हरियाणा में और करीब 9,500 किलोमीटर जम्मू एंड कश्मीर में लगातार लोग जो चलते हैं, और मैंने कहा जैसे मिलिट्री टाइप ऑफ फंक्शनिंग, और इनकी लगातार पीछे रिपोर्टिंग होती है। पीछे ये भी होता है कि इस घंटे में आपने 4 इंटरव्यू करने थे, 2 क्यों किए, 0 क्यों किए, आप क्या कर रहे थे, 7 से 9 में कितने, 7 से 8 में कितने किए, 8 से 9 में कितने किए। फिर रियल टाइम पे पीछे सुना जाता है इंटरव्यू में, आपने एक पार्टी को कहा और इसने दूसरी पार्टी का एंटर कर दिया तो तुरंत पकड़ लिया जाता है। ये मॉनिटरिंग चलती है। कितने जातिगत समीकरण इस विधानसभा में लेने थे वो तय किया जाता है कि आपने यहाँ ज्यादा ले लिए, ज्यादा क्यों लिए, अभी ठीक करो। कितने महिला पुरुष लेने वो ठीक किया जाता है। एक गांव की पॉपुलेशन 2000 भी होती है और एक गांव की पॉपुलेशन 20,000 भी होती है, तो वहां से कितने सैंपल लिए? ये नहीं कि आपको जो मिल रहा है। कई लोग तो ऐसे आते नहीं, आप हमारा इंटरव्यू कीजिए, आप ठीक नहीं कर रहे हैं, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप पक्षपात कर रहे हैं, लड़ाई लड़ने लगते, झगड़ा करने लगते। तो ये सब चीजों का जब परिणाम में मेहनत जो असर आता है और रंग लाती है, तो मैंने जैसे कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन जो मेहनत करते हैं ना, वो बचपन में 6-8 साल की उम्र से करते हैं, जब कहीं जाके वो सफलता का मुंह देख पाते हैं, और जब वो सफलता का मुंह देखते हैं तो खुशी होना जाहिर करना बड़ी अमूमन बात है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को भी हम किसी भी तरीके से कोई ठेस पहुंचाते हैं ऐसा करके, इससे हमारा कोई लेना नहीं। बिल्कुल। हम अपनी खुशी का इजहार करते हैं। आप चाहें तो शामिल हो जाइए, आप चाहें तो शामिल ना हो जाइए, आप चाहें तो क्रिटिक्स करिए, हमें उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते जिससे हमें कोई किसी भी प्रकार का पछतावा। बहुत खूब। इससे पहले कि हम अंत करें, लास्ट के 10-15 मिनट बचे हुए हैं, और इन 15 मिनट में प्रदीप जी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हरियाणा में स्पेसिफिक्स पर जाएं। और अभी तक तो हमने बात की जगहों की, एरिया की, लोकसभा क्षेत्रों में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों की। क्या आप स्पेसिफिक सीट्स के बारे में बताना चाहेंगे, इंडिपेंडेंट्स के बारे में बताना चाहेंगे, बड़े जो वीआईपी कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे? बताता हूँ। इसमें बहुत सबसे बड़े कैंडिडेट दुष्यंत चौटाला का तो बता दिया, अब तो शाम का मैं बताता हूँ। अंबाला कैंट में इंडिपेंडेंट और बीजेपी की अच्छी फाइट है। यहाँ से चित्रा सरवारा जी जो हैं वो जीत सकती है, इंडिपेंडेंट अंबाला कैंट। उसके बाद पानीपत रूरल में बीजेपी कांग्रेस की जबरदस्त टक्कर है। गन्नौर में जो है देवेंद्र कादियान मुझे जीतते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ कहीं कोई टफ फाइट की स्थिति नहीं लग रही है गन्नौर के अंदर। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं यमुनानगर। यमुनानगर में INLD जीतती हुई नजर आ रही है, क्लोज फाइट में, तीनों की क्लोज फाइट है। वहां का जीत हार का अंतर 1000 से कम का ही होगा, ज्यादा का नहीं होगा यमुनानगर में। वहां पे INLD भी जीत सकती है। बिल्कुल। अब लड़वा में जो है लाडवा, जो कि चीफ मिनिस्टर साहब भूतपूर्व आपके एग्जिट पोल के हिसाब से भूतपूर्व। हिसार में जो है सावित्री जिंदल जी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो हमारे हिसाब से जीतती हुई नजर आ रही है। फिर उसके बाद आते हैं आपके
गोहाना में तीनों पार्टी की फिर फाइट है, यानी इंडिपेंडेंट हर्ष चिकारा जी जो है उनकी भी फाइट है, कांग्रेस बीजेपी तीनों भी फाइट में है। बड़ौदा के अंदर इंडिपेंडेंट कपूर सिंह जी जो हैं वो फाइट दे रहे हैं, वहाँ भी कांग्रेस के साथ वो फाइट में। जो आप रेंज बोलते हैं ना, ये रेंज सब ये तय करते हैं कि कोई भी जीत सकता है, मार्जिन 3% से कम का है। उचाना कलान में तो आपको पता ही है, जेजेपी का मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो है वीरेंद्र घोगड़िया जो है वो भी इंडिपेंडेंट के तौर पे फाइट दे रहे हैं, और बीजेपी कांग्रेस और इंडिपेंडेंट की फाइट है। दुष्यंत चौटाला मुझे नहीं लगता कि डबल डिजिट छू पाएंगे इस सीट के ऊपर भी। नरवाना में जो है INLD है पिक्चर में, ये एक ऐसी सीट है, क्लोज फाइट है, तीनों पार्टियां हैं। सिरसा में गोपाल कांडा कांग्रेस के साथ फाइट में, दोनों में से कोई जीतेंगे। गोपाल कांडा को थोड़ी सी अपर एज है। आदमपुर सर, आदमपुर थोड़ी स्थिति बदल सकती है। बहादुरगढ़ में इंडिपेंडेंट राजेश जो हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ पे राजेश जून, तो बहादुरगढ़ में कहीं कोई शकिया सवाल नजर नहीं आ रहा है। हतिन में INLD जो हतिन में INLD के जो तैयब अली हैं वो अच्छा कर रहे हैं और फाइट में है, वहाँ कोई भी जीत सकता है। तीनों का त्रिकोणीय मुकाबला है कांग्रेस बीजेपी के साथ। पलवल में अगेन क्लोज फाइट है, और टिगांव में जो है ललित नागर जो है अच्छी फाइट दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट वो जीत सकते हैं। ये कांग्रेस से रेबल जो रोए थे। तो इतनी सारी सीटों का करीब करीब बता दिया। जैसे मैंने बताया कि हम जो है हर एक दो पूछी थी, दो सीटें मैंने आपसे पूछी थी, श्रुति चौधरी वाली और जो हाँ श्रुति चौधरी तो शाम आपने पूछी, मैं तो नंबर बताएंगे तो मैं फट से पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। असेंबली 43 होगी शायद। अच्छा 43 होगी तो शाम नहीं 43 तो देवलाली है, डबवाली होगी 43 के। हाँ तो शाम तोहाना है। चलो कोई बात नहीं, नीचे चले। और आप ढूंढ लीजिए, मैं तब तक एक काम करता हूँ, धर्मेंद्र जी से एक कमेंट लिया जाए। हाँ, एक तोशाम और एक कौन सी, तोशाम मिल गई। तोशाम में बीजेपी थोड़ी सी ऊपर है, उसके बीजेपी के चांस थोड़े ज्यादा है, बट टफ फाइट है कांग्रेस के साथ। कोई भी जीत सकता है, बीजेपी के चांस ज्यादा है श्रुति चौधरी के। दूसरी सीट कौन सी बोली आप? मंडी अटेली राजेंद्रजीत की जो बेटी है आरती राव वाली, गुड़गांव के वहाँ साउथ में, यानी पीछे होगी वो तो। अटेली में जबरदस्त फाइट है, INLD यानी BSP गठबंधन में है बीजेपी के बीच में, दो में से कोई जीत सकता है, कांग्रेस नहीं है यहाँ पिक्चर में अटेली में। इंटरेस्टिंग, बहुत डिटेल में जा जाके तो पूरी की पूरी 90 सीटों का लेखा जोखा है हरियाणा का, और 90 सीट जम्मू कश्मीर की। कोई भी सीट नहीं छोड़ते हैं, हम हर एक सीट पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों के समस्याओं को, जरूरतों को जानते हैं। एक चीज कहना चाहूंगा, बताइएगा। सीधी सी, मुझे लगता है कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको उनसे थोड़ा सा सीखना चाहिए कि 9 गलत होते हैं, एक सही हो जाता है, 9 पीछे चले जाते हैं। अब खैर वो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, तो लगा इनके जो है पूरे गलत आए थे, उनकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ा। आप क्यों इतना इमोशनल हो रहे हैं? नहीं इमोशनल सर मैं कहाँ हो रहा हूँ, मैं, आप समझ ही नहीं रहे बात को। मैं कह रहा हूँ हम ये देखते हैं कि जी 100 में से 90 मार्क्स आने चाहिए थे, 85 क्यों आए? जो एक छात्र की जो कुंठा होती है कि मेरे 90 मार्क्स आने चाहिए थे, 85 क्यों आए, बस वो कुंठा है, गलत कुछ नहीं होगा। बीत गई सो बात गई, अंबर में एक सारा जी कोई कहीं दिक्कत नहीं सर, हम लोग बड़े खुशी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हर चुनाव को लेते हैं, पैशनेट तरीके से काम करते हैं, और कौन क्या कह रहा है इसकी तो हमने लाइफ में कभी चिंता ही नहीं करी। मुझे बहुत रोचक लगा कि किस तरीके से राजकिशोर जी ने बिना नाम लिए, बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी को ठेस पहुंचाए, इशारों में राजकिशोर जी ने किसके संदर्भ में बात हो रही है वो की। एनीवे देखिए, हर किसी को अपने 9/1 हमारा 90 के ऊपर तो सही है। धर्मेंद्र जी, अभी ये जो आपने एकदम सीट बाय सीट प्रदीप गुप्ता जी से सुना हरियाणा के बारे में, इत्तेफाक रखते हैं? जी काफी हद तक ठीक कर रहे हैं सर, ये हमें भी ऐसा लगता है। एक दो जगह थोड़ा डिफर करता हूं इनसे, पर होता है चुनाव में, ये जैसे ये हर्ष शिकारा की बोल रहे हैं, तो हो सकता है ये सैंपल सर्वे जहां लेने गए वहां हर्ष के सोशल मीडिया के बंदे हो सकता है, सही कह रहे हैं। तो वहां हर्ष शिकारा है नहीं कहीं भी,
मतलब उस स्तर पे दौड़ते हुए। और बाकी सारी जगह इनका लगभग, मतलब मैं प्रदीप जी का ठीक मानता हूँ, इन्होंने जो डाटा दिया है इसी हिसाब के परिणाम वहां रहने वाले हैं। हरियाणा में देसी इस बार सर गोहाना में टफ फाइट दी है, हर्ष का टफ फाइट है सर, ये नहीं कह रहा मैं जीतेंगे, कांग्रेस फर्स्ट, बीजेपी सेकंड, थर्ड, इंडिपेंडेंट के चांस है हर्ष के। नहीं, वो बहुत पीछे है सर। अच्छा, 10,000 वोट आ जाएंगे आपके हिसाब से हर्ष शिकारा के वहां पे? हाँ 10,000 से तो बहुत ज्यादा आएंगे सर, ये आपकी और मेरी बात रही, बैठ रही इस बात की। अरे बाप रे, वैसे पूछ रहा हूँ मुझे। हाँ नहीं पक्का पक्का, ये वीडियो देख के तो सट्टा बहुत लोग लगा देंगे। नहीं वीडियो मुझे पता भी नहीं, उसकी सूरत भी नहीं देखी मैंने। हाँ नहीं वो मैं नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि अच्छे वोट आएंगे, फाइट में रहेंगे, मतलब भली हार जाए लेकिन फाइट में रहेंगे। आने चाहिए, कोई मेहनत कर रहा है उसके वोट आने चाहिए। लेटेस्ट टेक अ क्विक, इस बार ये कहावत है सर, कि कहावत, पीपल, ऐसे लोग कहते हैं कि बड़े बड़े पीपल उखड़ेंगे। हाँ हो पीपल को सकता है, ऐसा पेड़ माना जाता है जल्दी से उखड़ता नहीं है, लेकिन हरियाणा में इस बार लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े पीपल उखड़ेंगे। बिल्कुल सही, आंधी आती है तो उखड़ते हैं। हाँ, तो उनमें से एलनाबाद भी एक पीपल वाली सीट है, आदमपुर भी है, तोसाम भी है, करनाल भी है, लाडुआ भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीपल वाली सीट है। धर्मेंद्र जी की जो रेंज है ना, धर्मेंद्र जी की रेंज के हिसाब से जहां उन्होंने बीजेपी को सिंगल डिजिट में लाए थे, ये उस हिसाब से आप इस गणना पर आ रहे हैं। नहीं, धर्मेंद्र वहाँ गए भी हैं। हाँ। हरियाणा में बदलाव तो है सर, लोग बदलाव करेंगे। हाँ। और बस जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं कि उनका भी टेस्ट है भाई, तो ये बीजेपी का भी टेस्ट है, कांग्रेस का भी टेस्ट है, हम सबका भी टेस्ट है। हम सबका टेस्ट है सर, सब टेस्ट दे रहे हैं, जीवन एक इम्तिहान रह गया। निरंजन, चुनाव एक इम्तिहान, हमारे लिए चुनाव एक इम्तिहान, चुनाव सबके लिए इम्तिहान है। निरंजन जी, लेट्स क्विकली टेक सम क्लोजिंग कमेंट्स राइट हियर। बदलाव में कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में सरकार बदल रही है, इसमें कोई दो राय। बिल्कुल, क्लोजिंग कमेंट्स निरंजन सरकार। So I think the scale of victory that Pradeep ji has shown, it will happen if even in places where we expected the BJP has done well in the past, and among demographics, the youth, mercantile communities, places like Gurgaon and Faridabad, if genuinely we see a split of seats in Gurgaon and Faridabad, if the Congress is actually ahead in a place like Faridabad, obviously we all knew it was going to sweep in places like Rohtak, places like Sirsa, Hisar. The Jat vote had obviously gone even in 2024. So I think we can't tell the demographics by looking at what results will come on voting day, but we can look at seats. And if indeed, even in places where we'd expected the BJP had been strong in past elections, we're looking at these kinds of splits, then it will be a very, very bad day for the BJP. And that's why, and I think that's what we're seeing in the numbers. If the BJP is able to hold on to some of those seats, if they do better in the Jat belt than anybody expects, including anyone who traveled there, then maybe they'll do better. But I think that's why we're seeing the kinds of exit polls that we're seeing today, not just from Axis, but everywhere else. All right. राजकिशोर जी, क्लोजिंग कमेंट्स, फिर सिंधु साहब। तो सर मुझे बस ये लगता है कि सरकार किसकी बन रही है, इसमें मुझे लगता है बहुत ज्यादा अब कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। हाँ, लेकिन जो सीटों पे इतना ज्यादा जो वेरिएशन जो दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब मुझे आश्चर्य होगा कि अगर बीजेपी 28-30 से भी कम आती है, मुझे एक्चुअली आश्चर्य होगा। क्योंकि जब मैं वहां पर गया था तो 2-3 चीजें मुझे बिल्कुल साफ दिखाई पड़ी। वहां पर जो बीजेपी का जो लाभार्थी वोटर है वो निश्चित तौर पर था, जब उससे पूछते थे कि भाई आप किसको देंगे, बोले हम बीजेपी देंगे, लेकिन हवा कांग्रेस की चल रही है। एक इस तरीके का भी एक वर्ग वहां पर दिखाई पड़ा। लेकिन मैंने कहा ना कि परसेप्शन, एक धारणा जो बन चुकी है वहां पर कि इनको हटाना है, बदलाव लाना है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हरियाणा में 5 साल एक मुख्यमंत्री बना रह जाए, ये बड़ी बात होती है। फिर एक गैर जाट मुख्यमंत्री वहां पर 9 साल बना रह जाता है, जो वहां का चेहरा भी नहीं होता है, जो जननेता भी नहीं होता है, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो इसलिए इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि परिवर्तन जो है, एक जो शाश्वत जो है, वैसे बीजेपी का एक रिकॉर्ड रहा है, जहां पर जमती है वो जम जाती है, पीपल बन जाती है, जो अभी बात धर्मेंद्र जी कह रहे थे। लेकिन जो पीपल उखड़ेगा तो मुझे लगा है पीपल बीजेपी का तो फिलहाल सत्ता से तो उखड़ रहा है, लेकिन 30 से भी कम आ रही है, तो मेरे लिए ये आश्चर्य होगा। मतलब जमीन से नस्त नाबूद नहीं होंगे, हाँ, लेकिन सत्ता से जी
मतलब वोट शेयर आपका एकदम ही बिल्कुल जैसे जैसे हमने देखा गुजरात में कांग्रेस 2% का ही डाउन है। पिछले 2%, 37 मिले थे, अभी 35 मिलते थे। पिछली बार दूसरे लोग लड़ गए थे। हाँ, यहाँ पर सीधे बाइपोलर मुकाबला हो रहा है, तो बाइपोलर में कांग्रेस को मार्जिन मिलता है। बीजेपी में सिंधु साहब को देखने को मिलती है, आप किसी भी स्टेट में देख लें, बहुत कम जगह आपको ऐसा हो, प्रदीप जी शायद इसके बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाए, एकदम उजड़ जाना या खत्म हो जाना या आपका वोटर बेस ही छिटक जाना, पूरी तरीके से साफ हो जाना, ऐसा बीजेपी के साथ कम देखने को मिला है। और पार्टीज में होता है, आप गुजरात 2022 का चुनाव देखिए, कांग्रेस कहां उतर के आ गई। तो इस तरीके का एकदम बिल्कुल सफाया हो जाना वो नहीं होता। सीट शेयर में तब्दीली में तो यहां दिख रहा है कि एक परिवर्तन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी खत्म ही हो गई है हरियाणा में। वोट शेयर इतना भी नहीं गिरा है, क्योंकि बीजेपी एक, उसकी 2-3 वजह देखिए क्यों ऐसे होता है, मैं बताता हूँ। बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी, नंबर 1। नंबर 2, आप माने या ना माने, आप कितना भी कुछ भी कह सकते हैं, पिछले 10 साल में खासकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्रीशिप में जो सबसे लोएस्ट स्तर पे बोलते हैं ना, लोअर स्टेटा जो था, उसके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन तो आया है, हम ये बिल्कुल मानना चाहिए। डिलीवरी का स्तर जबरदस्त हुआ है, और डिलीवरी के चलते उसका जो कोर था वो महिलाएं थी, कोर जो थी वो महिलाएं थी, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं को जरूरत होती है। पुरुष प्रधान देश होता है तो महिलाएं घर पे होती हैं, उनके हाथ में कुछ पैसा नहीं होता। ये जो डीबीटी हुआ, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, पैसा हाथ में आया, और बहुत सारी उज्ज्वला योजना और तमाम तरह की योजना, उसके चलते छत्तीसगढ़ जो आप बात कर रहे थे, एक स्टेट है छत्तीसगढ़ जिसमें 90 में से 68 सीटें आई कांग्रेस की, 68 18 के चुनाव में 15 सीटें आई बीजेपी की। ठीक, 15 और 68 आप अंतर देख रहे हैं, डिफरेंस बहुत है। हाँ। और कोई भी जना ऐसा नहीं बोल रहा था कि बघेल सरकार का कहीं भी कोई एक भी नेगेटिविटी हो, एक भी कोई एक गिनाने को भी तैयार नहीं था, और वहां पे बीजेपी की सरकार आ गई, उसको वो रिपीट नहीं कर पाए। तो बोलने का तात्पर्य, यहाँ मैं एक बार आपको रोक देता हूँ, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में रहा, और छत्तीसगढ़ में ये मेरे को बहुत अच्छे से पता था कि कांग्रेस की सरकार में जो वहाँ के मंत्री हैं, जो उनका कार्यशैली है, अब के वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और कांग्रेस में 28-29 सीटें बताई जा रही थी कि इतनी सीटें कांग्रेस की आएगी। और ये एक कांग्रेस के बड़े नेता जो प्रभारी भी रहे, उनको मैंने कम्युनिकेट किया था 6 महीने पहले। तो वही मैं जनता के हाथ से बता रहा हूँ ना कि जनता ने जो है कांग्रेस को इस कदर पसंद किया 18 में कि 90 में से 68 सीटें दे दी, और बीजेपी को 15, और 5 साल के बाद सरकार बन गई। आप जनता के नजरिए से देखिए। आप कह रहे थे ना कि हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी है ये वाइप आउट नहीं हो सकती। बिल्कुल वही बात है कि कहीं भी नहीं हो सकती, वो 35-36% वोट तो बेस है। नहीं, वाइप आउट मैं कह रहा हूँ ये इन दिस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट जो उन्होंने बेस तैयार किया है, अभी इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है हरियाणा में। और आप देखिएगा कि जैसे ही हरियाणा में सरकार आती है और मुख्यमंत्री जो अग्रणी जाति से कोई है, जो जाट जाति से रहे, और इस टेन्योर में जो काम होंगे कांग्रेस की तरफ से या भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से, अगर वो बनते हैं या जो भी बनते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इनेलो फिर थोड़ा सा कोई आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि क्षेत्रीय छत्र वो एक आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है। वो कृषक समाज और अग्रणी समाज की जो आइडेंटिटी है, उससे वो क्षेत्रीय छत्र जुड़ा हुआ, यहाँ भी और पंजाब में अकाली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लग रहे हैं कि जैसे डेसिमेट हो गए हैं, लेकिन आपका ये कहना है कि वो कहीं ना कहीं वो छाप रहेगी, वो रहेगी, परछाई रहेगी, वो आइडेंटिटी जुड़ी हुई है, वो खत्म नहीं होगी। प्रदीप जी लास्ट में जाते जाते 4-5 पॉइंट्स आज इस 4 घंटे के इस महा ब्रॉडकास्ट को समअप करने के लिए, जम्मू कश्मीर क्लियर एज टू कांग्रेस एनसी, क्लियर एज टू कांग्रेस एनसी, सरकार बनाते हुए वो दिख रहे हैं। बड़ी न्यूज जो है पीडीपी का ऑलमोस्ट खात्मा करती हैं, और जो इंडिपेंडेंट जो करते हैं, इंजीनियर राशिद वो जादू नहीं चला पाए, उनका नहीं, उनका बड़ा रोल, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस सरकार भी बना ले, बट उनका बहुत बड़ा रोल इस बार रहने वाला है इस सरकार में। जो भी सरकार बने, चाहे इसकी बने चाहे उसकी बने, संभावना तो ज्यादा एनसीपी कांग्रेस की है। तो वो वहाँ की बात हो गई, हाईलाइट हो गई। और जो हरियाणा की जो बात है,
अब 10 साल के बाद कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। अब वो कैसे चलेगी, क्या चलेगी, वो आने वाला समय बताएगा। हाँ। लेकिन एक बात जरूर हुई है कि जो जब तक दलित जाट कंबाइंड होके वोट ना करे, जब तक किसी के लिए भी सरकार बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो अभी तक होता ये आया था कि जाट वोट का विघटन होता था, जैसे कि साहब बता रहे थे। वो इसलिए कि 14 में क्या हुआ, इनेलो को 24% वोट मिले, 24%। शार्प डिवीजन हुआ कांग्रेस और इनेलो के वोट में, और बीजेपी को 46 सीटें मिल गई। 19 में क्या हुआ, जेजेपी को 15% वोट बहुत बड़ा नंबर होता है, और उसके चलते बीजेपी की सरकार नहीं मिली क्योंकि 15% वोट आ गए। आप ये देखिए 24 से उठ के 15 है, तो वो 46 से उठ के 40 पे आ गई सीटें। और अब जो है कोई भी थर्ड पार्टी, यानी जनता भी ये देख लेती है यार अब ये बहुत हो गया, और टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब सब एक दूसरे से बात करके कंसेंसस बना लेते हैं कि भाई किसको वोट करना है, किसको जिताना है। तो अब वो हंग असेंबली वाली जो स्थिति है वो बिल्कुल दरकिनार कर दी, जो पिछले बार गलती हुई थी। अब इस बार देखेंगे कि आप कांग्रेस की जो है वो बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, इसी के चलते कि अब वो गलती नहीं करनी। जैसे साहब ने कहा, तो 1% क्या वोट होता है जिसके कि आप सरकार में हो, और वो भी देवीलाल चौटाला के वंशज का। आप कैसे सोच सकते हैं 1% की बात, और 2% पिछली बार इनेलो का था। सही बात है, सही बात। सेम वंशज। तो बोलने का मतलब ये है कि ये बड़ी अच्छी देखने वाली स्थिति है। बीजेपी का वही 37-35% है। अब उनको जो है वो जो वोट गया हुआ है उसको वापस लेना है 37% में, और वापस उसके पहले तो 34% में उन्हें सरकार बना ली थी। 14 में 34% आया था, लेकिन वो शार्प डिवीजन 24 का हुआ था और कांग्रेस के बीच में, तो वो फर्क पड़ता है। बहुत बहुत रोचक रहा ये 4 घंटे, कैसे बीत गए पता नहीं चला। धीरे धीरे सस्पेंस बिल्डअप किया, और अब आपके सामने पूरी प्रस्तुति एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की मौजूद है। अब आप अपना मत बनाइए, आप कहां तक सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, ये सब कमेंट भी लिखिए। चाहे तो प्रदीप जी को लिखिए, नहीं तो मुझे लिखिए, वो हमेशा तैयार रहते हैं फीडबैक के लिए, और हम भी। और उसके बाद अब देखा जाएगा नतीजा 8 अक्टूबर को। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों हमारे साथ इस प्रस्तुति में जुड़ने के लिए। मेन 4 घंटे तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। और एक्सिस माई इंडिया का चूंकि ये फर्स्ट टाइम था, हो सकता है इसमें भी कोई कमियां रह गई होंगी, कोशिश करेंगे कि अगली बार उनको भी सुधारने की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।